तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, उनके बारे में पढ़ाई की जाती है, कीड़े मकोड़ों के बारे में कि कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, किस कीड़े मकोड़े का क्या काम होता है, किस कीड़े मकोड़े का क्या भोजन होता है, उसका लाइफ सर्कल क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है ना। इसका जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ये तो इसका करेक्ट आंसर। आप आंसर पहले खुद गेस करो मेरे बताने से पहले, ठीक है। बाकी के जो 3 ऑप्शन बच गए वो क्या है? ऑल्केमी क्या होता है? मैजिक पावर दैट कैन चेंज थिंग्स। मतलब या तो आप ऐसे समझो कि एक ऐसी मैजिक पावर जो चीजों को बदल सकती है, यानी कि वास्तविक कोई चीज नहीं है, केवल एक काल्पनिक चीज है। या फिर प्राचीन समय में क्या होता था, है ना, बहुत पहले क्या होता था, मिडिल एजेस के समय में, मध्यकालीन समय में क्या होता था, केमिस्ट्री की एक ऐसी फॉर्म, मतलब केमिस्ट्री आपको पता है विज्ञान की एक शाखा है, तो केमिस्ट्री की एक ऐसी प्रक्रिया या फिर एक ऐसी फॉर्म जिसमें लोग क्या करते थे, अलग अलग मेटल्स को चेंज करके, केमिस्ट्री के किसी तरीके से, मतलब कोई केमिकल यूज करके या फिर कुछ और चीजें यूज करके किसी भी मेटल को गोल्ड में बदलने की कोशिश किया करते थे। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता था? ऑल्केमी। क्या बोला जाता था? ऑल्केमी। आज के समय में ऑल्केमिस्ट अगर आपके सामने आ जाए कि ऑल्केमिस्ट कौन होता है, अल्केमिस्ट कौन होता है, अगर आपके सामने पूछा जाए, ठीक है, तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है? ऑल्केमिस्ट। ऑल्केमिस्ट कौन होता है? अल्केमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रीशियस स्टोन्स को कट करता है, ठीक है। वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन्स मतलब जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं ना, हीरे, पन्ना, ऐसा जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं, उनको जो कट करने का, शेप करने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑल्केमिस्ट, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ी फेमस नोवेल भी आपने पढ़ी होगी, द ऑल्केमिस्ट। पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी तो पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल है, ठीक है। अगला है बायोलॉजी, जो ऑप्शन था उसी को एक्सप्लेन किया है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जितनी भी जीवित चीजें हैं पृथ्वी पर, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उन सब का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। विज्ञान की शाखा है, ठीक है। कैसे बना है? 2 शब्दों से बना है। एक है आपका बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का क्या मतलब होता है? लाइफ। और एक आपका होता है लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी या फिर साइंस। स्टडी या फिर साइंस, ठीक है। बायोस और लोगोस यानी कि बायोलॉजी, तो क्या मतलब हो गया? लाइफ की स्टडी या लाइफ का साइंस। तो लाइफ मतलब जीवित चीजें, लाइफ मतलब जीवित चीजों का जो अध्ययन होता है, जो साइंस होता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ऐसे देखो एटाइमोलॉजी, देखो इसके अंदर भी लॉजी आ रहा है, मतलब इसके अंदर भी स्टडी या साइंस की बात की जा रही है। एटाइमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्द हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, उनका क्या इतिहास है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन की शाखा को, उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? एटाइमोलॉजी। क्या बोला जाता है? एटाइमोलॉजी। तो याद रखना, एल्केमी क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, और एटाइमोलॉजी क्या होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देखना, यही जो है ना किसी और क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे यही जो है ना एटाइमोलॉजी, आप देखना आगे एक मेन क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद करने हैं। ऑल क्लियर भाई? आगे बढ़ो। इराक वॉज गवर्नड बाय ऑटोक्रेसी व्हेन सद्दाम हुसैन वॉज द प्रेसिडेंट। अब यहां पर आपको वन वर्ड दिया हुआ है, ऑटोक्रेसी, और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो इसको करेक्ट क्या कर रहा है? फिट कर रहा है। मतलब कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको बताना कि चारों में से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उल्टा पूछ लिया है यहां पर आपसे। बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और उसका वन वर्ड पूछा जाता है, लेकिन पर उल्टा पूछ लिया, वन वर्ड आपको दे दिया और उसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ रहा है। तो दोनों ही तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, अपनी तरफ से कहीं से नहीं उठाया मैंने ये, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, या द किंग एंड इज हेयर, या द वेल्दी क्लास, या द कॉमन पीपल, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं आपको ना इधर ऑप्शंस बता देता हु। ये जो चारों ऑप्शंस लिखे ना, मैं इन सबको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप मुझे आंसर बताना। सबसे पहले बात करते हैं डायनेस्टी का क्या मतलब होता है। अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली, मतलब जैसे रूलर्स का मतलब शासक, की एक शासक हुआ, उसके बाद शासकों की पूरी श्रेणी, मतलब दूसरा शासक, तीसरा शासक, चौथा शासक, शासकों की पूरी सीरीज है। जो शासक यानी कि जो शासन करने वाले हैं उनकी पूरी श्रृंखला, और वो सारे के सारे एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी यानी कि साम्राज्य। जैसे आपने सुना होगा मुगल डायनेस्टी, है ना, तो साम्राज्य डायनेस्टी, ठीक है। जब सारे के सारे जो शासक हैं वो एक ही परिवार के हों, एक ही वंश के हों, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन। इसमें क्या होता है? एक सिंगल व्यक्ति होता है और वही शासन करता है, और वो जो सिंगल व्यक्ति होता है वो किस रूप में होता है? राजा या रानी के रूप में होता है।
आज भी कुछ ऐसे देश है जहां पर राजा रानी की प्रथा चलती है, मतलब वहां पे राजा होता है, रानी होती है और वही देश के शासन को चलाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? मोनार्की। उसके बाद प्लूटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी क्लास, यानी कि जो वेल्दी मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना देश के या समाज के, देश के या समाज के जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा सरकार को कंट्रोल किया जाता है, सरकार को रन किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। क्या बोला जाता है? प्लूटोक्रेसी। याद कैसे रखोगे प्लूटोक्रेसी को भाई? प्लूटो आपको पता है क्या है? प्लूटो पहले एक प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन आज एक ड्वार्फ प्लेनेट है। तो सोचो अगर उसके ऊपर किसी को जाना है तो कौन जा पाएगा? जो अमीर होगा, जिसके पास पैसा होगा। तो प्लूटोक्रेसी से ऐसे याद रखना, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको पता है गवर्नमेंट रन बाय द कॉमन पीपल ऑफ अ कंट्री। देश के जो कॉमन पीपल है वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली रन करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब वो गवर्नमेंट को रन करने वालों को सेलेक्ट करते हैं। हमारे देश में, भारत में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब हम क्या करते हैं, जो देश के लोग हैं हम उनको इलेक्ट करते हैं, किन लोगों को? जो रूल करते हैं, जो सिस्टम को रन करते हैं। तो होता है डेमोक्रेसी। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या पूछा है आपसे? यहां पर पूछा है ऑटोक्रेसी। तो क्या वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर हो सकता है? द किंग एंड हिज हेयर हो सकता है, मतलब राजा और उसके उत्तराधिकारी, राजा और उसके उत्तराधिकारी। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो इसका आंसर तो डायनेस्टी होगा ना, मैंने आपको बताया। या तो मोनार्की, अगर ऑप्शन में मोनार्की दिया जाएगा तो मोनार्की भी हो सकता है। तो क्या ऑटोक्रेसी इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। द वेल्दी क्लास, अमीर लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। तो यहां तो ऑटोक्रेसी दिया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल देश को रन करते हैं या देश को रन करने वालों को इलेक्ट करते हैं उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो ऑटोज, ऑटोज का मतलब क्या होता है? ये भी एक वर्ड का रूट है। ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से। ऑटोस का मतलब क्या होता है? खुद से। और जिस वर्ड में जुड़ जाए क्रेसी, तो क्रेसी का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? शासन। यानी कि एक व्यक्ति जो खुद से ही शासन को चलाता है, किसी और की बात को नहीं सुनता, उसके पास क्या होती है? एब्सोल्यूट पावर। यानी कि वो किसी और की नहीं सुनता, उसके पास क्या होती है? एब्सोल्यूट पावर, यानी कि वो अपनी मनमर्जी करता है। और किसी भी देश में अगर ऐसा शासन है जहां पर एक व्यक्ति है और वो अपनी मनमर्जी से खुद से सेल्फ के तरीके से क्या करता है? सरकार को रन करता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। यानी कि वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, एक आदमी होता है और उसके पास क्या होती है? पूर्ण पावर, पूर्ण सरकार उसके द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। तो भैया ये भी याद रखना, मैंने क्या बोला? आगे देखना किसी न किसी क्वेश्चन में यही मेन वर्ड बन के आ जाएगा, यही मेन वर्ड बन के आ जाएगा, यही मेन वर्ड बन के आ जाएगा। तो इसलिए याद आपको सारे रखने हैं, ठीक है मेरे भाई। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, इसका वन वर्ड आपको बताना है। टू गो अवे, गो अवे का मतलब चले जाना, सडनली अचानक से, एंड सीक्रेटली यानी कि चुपचाप, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर मतलब कहीं से चुपचाप निकल जाना ताकि आप वहां से क्या कर सको? एस्केप कर सको, मतलब वहां से भाग सको। किसी जगह से भागने के लिए वहां से जब आप चुपचाप और बड़ी तेजी से क्या करते हो? अचानक से क्या करते हो? निकल जाते हो, भाग जाते हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे एब्सकॉन्ड बोला जाता है। जैसे एक चोर है मान के चलो, है ना, उसने जैसे पुलिस को देख लिया, वो क्या करेगा? चुपचाप वहां से क्या करेगा? तेजी से निकल लेगा, चुपचाप निकलेगा, सीक्रेटली और तेजी से निकलेगा, सडनली अचानक से निकलेगा। क्या करने के लिए? एस्केप, यानी कि वहां से भागने के लिए, है ना। तो उसके भागने को क्या बोलेंगे? एब्सकॉन्ड बोलेंगे, वेनिश बोलेंगे, एक्सकेवेट बोलेंगे या एक्स्ट्राडाइट बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार होना, फरार हो जाना। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार हो जाना, यानी कि देखते ही भाग जाना, सडनली और सीक्रेटली, ताकि आप वहां से क्या कर सको? एस्केप कर सको। बाकी के तीन ऑप्शन भाई देख लो एक बार। वैनिश का क्या मतलब है? टू डिसअपेयर सडनली, मतलब अचानक गायब हो जाना। वैनिश का मतलब अचानक गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, है ना, विलुप्त हो जाना। वैनिश का मतलब क्या होता है? विलुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना। आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह में आप सुनते रहते होंगे, कई सारे आज के समय में ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त का मतलब गायब हो रहे हैं, मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो मौजूदगी है वो खत्म हो रही है, यानी कि अब वो मौजूद नहीं है, यानी कि वो क्या हो गए? डिसअपेयर हो गए, यानी कि वो क्या हो गए? वेनिश हो गए। क्या हो गए? वो वेनिश हो गए, ठीक है। टू स्टॉप एग्जिस्टिंग, यानी कि कोई चीज पहले एग्जिस्ट करती थी, मतलब मौजूद थी, लेकिन अब वो नहीं है, यानी कि वो वेनिश हो गई, विलुप्त हो गई। एक्सकेवेट का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग बाय डिगिंग, यानी कि जब आप जमीन में खुदाई करके कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो, कुछ ढूंढते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सकेवेट, यानी कि जमीन में खुदाई करके निकालना, जमीन खोद के निकालना, ऐसे बोलते हैं, जमीन खोद के निकालना, ठीक है। जैसे कुछ लोगों ने जमीन को खोदकर उसके अंदर से
एक मूर्ति निकाली, तो हम क्या बोलेंगे, लोगों ने जमीन के अंदर से उस मूर्ति को क्या किया, एक्सकेवेट किया। क्या किया, एक्सकेवेट किया। एक्स्ट्राडाइट का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से समझो। जैसे एक क्रिमिनल है कोई, ठीक है ना, वो क्रिमिनल जो है अमेरिका का रहने वाला है, लेकिन वो चाइना में जाके कोई क्राइम करके चला आया। अब जो क्राइम करके वापस अमेरिका आ गया, अब चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको पता लग गया कि यार ये जो बंदा है ना अमेरिका का रहने वाला, लेकिन हमारे यहाँ पे क्राइम करके गया है और हमें अपने देश के कानून के हिसाब से इसको क्या देनी, सजा देनी है। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलेगी, अमेरिका की गवर्नमेंट को बोलेगी कि भैया फलाना फलाना आपके देश का आदमी है, वो हमारे देश से क्राइम करके भागा हुआ है, तो हमें वो बंदा चाहिए ताकि हम उस पर ट्रायल कर सके, मतलब हम उस पर ट्रायल चला सके, मतलब हम उसके ऊपर अपना लॉ वो करके इंपोज करके हम उसको सजा दे सके। तो आप क्या करो, उस बंदे को वहां से निकाल के, मतलब आपके अमेरिका से निकाल के हमारे देश में भेजो, क्योंकि क्राइम वो हमारे यहां से करके गया है। तो यानी कि अमेरिका वाले उस बंदे को क्या करेंगे, एक्स्ट्राडाइट। क्या करेंगे, एक्स्ट्राडाइट करेंगे, ठीक है। टू सेंड अ पर्सन, एक व्यक्ति को भेज देना, हु मे बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम, जो एक क्राइम का गिल्टी हो, फ्रॉम द कंट्री इन विच ही शी इज लिविंग, जिस कंट्री में वो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, उस कंट्री से उसको भेज देना, टू द कंट्री, किस कंट्री में, उस कंट्री में भेजना, विच वांट्स हिम या हर ऑन ट्रायल फॉर द क्राइम, विच वांट्स हिम या हर टू पुट फॉर द ट्रायल, मतलब जो देश उस पर ट्रायल चलाना चाहता है, जो देश उस पर उसको सजा देना चाहता है, उस देश के पास आप उसको भेज देते हो। मतलब जिस देश का व्यक्ति है वो देश क्या करता है, उस व्यक्ति को भेज देता है उस देश के पास जिस देश से वो क्राइम करके आया है, ठीक है, या जो देश उसको सजा देना चाहता है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट करना। क्या करना, एक्स्ट्राडाइट करना, ठीक है। याद रखना, ऐसा कोई भी एक भी वर्ड नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये याद करते हो तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ कि ना, ऑल क्लियर। मैनी पीपल फॉट टू पुट एन एंड, इसका आपको बताना है वन वर्ड, टू पुट एन एंड। पुट एन एंड का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, सिविल वॉर के समय कई सारे जो लोग थे वो स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी। पहले पता है ना, गुलाम बनाए जाते थे, लोगों को खरीदा जाता था गुलाम बनाने के लिए, गुलामी या दास बनाया जाता था, है ना। तो कई लोग उसको पुट एन एंड यानी कि कई लोग उसको समाप्त करना चाहते थे, उसको समाप्त करने के लिए लड़े थे। तो समाप्त करने के लिए एक वर्ड क्या होता है, अबोलिश होता है, एब्जॉर्ब होता है, अबाइड होता है या अबडक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना, या फिर कह सकते हो समाप्त कर देना, एबोलिश कर देना। बाकी के तीन ऑप्शन देख लो क्या मीनिंग है इनका, क्योंकि याद तो आपको ये भी करना है, हाँ कि ना। अब्जॉर्ब का मतलब होता है टू टेक इन एंड होल्ड समथिंग। एब्जॉर्ब का मतलब बेसिकली हिंदी में क्या होता है, आपको पता होगा, सोख लेना। क्या होता है, सोख लेना, ठीक है। जैसे कोई भी आप फॉर्म लेते हो, है ना, या कोई भी आप कपड़ा लेते हो, कोई भी आप फॉर्म लेते हो, उसको आप पानी के ऊपर या किसी लिक्विड के ऊपर रख देते हो, तो वो क्या कर लेता है, पानी को सोख लेता है। यानी कि उसने पानी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। पानी को क्या किया उसने, एब्जॉर्ब किया। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। तो वही लिखा है, टू टेक इन यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेना, एंड होल्ड, और उसको होल्ड कर लेना। मतलब जैसे एक कपड़ा जो है अगर आप उसको पानी पर रखते हो, तो पहले उसने पानी को अपने अंदर समाहित किया, उसके बाद पानी को उसने रोक दिया, मतलब पानी को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। किसी लिक्विड को या हीट को, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अबाइड का मतलब क्या होता है, पालन करना। अबाइड का मतलब क्या होता है, मानना या पालन करना, मानना या पालन करना, ठीक है, मानना या पालन करना। जैसे कि ओबे, कंप्लाई विद, अधेर टू, टू अग्री टू, ये सारे इसके सिनोनिम्स है भाई। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, टू टेक होल्ड ऑफ समबडी, मतलब किसी को पकड़कर, एंड टेक हिम हर अवे इलीगली, किसी को पकड़ के इलीगल तरीके से अपने साथ ले जाना, इलीगल तरीके से अपने साथ भगा ले जाना कह सकते हो। किसी व्यक्ति को पकड़ के इलीगल तरीके से अपने साथ ले जाना, तो उसको बोलते हैं अबडक्ट कर लेना, एक तरीके से अपहरण कर लेना। क्या कर लेना, अपहरण, क्योंकि अपहरण का मतलब यही होता है कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ के इलीगल तरीके से अपने साथ जो है वो ले जाते हो, उसको बोलते हैं अबडक्ट करना, घर से भगा लेना, ठीक है। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, साउंड का अध्ययन या साउंड की जो वेव्स होती हैं, साउंड की जो वेव्स होती है उनका जो अध्ययन होता है, उनकी जो स्टडी होती है, उसे क्या बोलते हैं, बॉटनी, फिजिक्स, डेमोग्राफी या अकाउस्टिक्स, क्या बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज अकाउस्टिक्स, करेक्ट आंसर इज अकाउस्टिक्स। बाकियों की क्या मीनिंग है भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी, क्या मीनिंग है इनका, ठीक है। सारे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे। अकाउस्टिक्स आपको समझ में आ गया, हाँ कि ना। अकाउस्टिक्स कैसे याद रखोगे, नॉर्मल जैसे आपको पता होगा गिटार दो तरह के होते हैं, एक अकाउस्टिक गिटार होता है, कई तरह के होते हैं वैसे तो। अकाउस्टिक गिटार भी होता है, एक आपका क्या बोलते हैं उसको,
इलेक्ट्रिक गिटार होता है, तो अलग अलग तरह के गिटार होते हैं। तो अकाउस्टिक अगर हम उसको बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड होगा, क्योंकि गिटार का यूज किस में करते हैं, साउंड क्रिएट करने में करते हैं। तो अकाउस्टिक्स अगर आ गया तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड जो है बात की जा रही है। ठीक है, अगला है बॉटनी, फिजिक्स और डेमोग्राफी। फिजिक्स आप जानते हो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जो नेचुरल फोर्सेज होते हैं, जैसे कि क्या क्या, जैसे कि लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उस विज्ञान की शाखा को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। बॉटनी का मतलब है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा। देखो बायोलॉजी में अपने आप में क्या होता है, जीवित चीजों का अध्ययन किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब प्लांट्स के बारे में जब आप अध्ययन करते हो, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, क्या क्या अध्ययन करते हो, उनका स्ट्रक्चर अध्ययन करते हो कि किस प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्यों है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में, इन सब का जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी, यानी कि द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, जनगणना विज्ञान। जैसे एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जनगणना संबंधित एक अध्ययन किया जाता है ना, कि मतलब इस फलाना साल के अंदर या 10 साल के अंतराल के अंदर इस इलाके में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ का लिंग अनुपात कैसा है, यहाँ का मतलब शिक्षा अनुपात कैसा है, इन सारी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। देखो डेमोस का मतलब होता है पीपल, याद रखना, डेमोस का मतलब होता है पीपल, ठीक है। और जहां पर आ जाए ग्राफियन, क्या आ जाए, ग्राफियन, तो इसका मतलब होता है टू राइट। क्या होता है, टू राइट। ग्राफियन का मतलब क्या होता है, टू राइट, यानी कि लिखना। अब देखो डेमोस से क्या बन रहा है, डेमो, और ग्राफी किससे बन रहा है, ग्राफियन से, यानी कि जनगणना के बारे में लिखना या लोगों के बारे में लिखना। तो लोगों के बारे में क्या लिखना, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या यहाँ का लिंग अनुपात है। तो आप समझ जाना कि अगर डेमो आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों की बात हो रही है। इसी से क्या बनता है आपका, डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब बताया था शासन, और डेमोस का मतलब पीपल, यानी कि लोगों का शासन। समझ में आ रहा है, तो जहां पर डेमो आ जाए वहां पर समझ जाना लोगों की बात हो रही है। द चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ, के मतलब जन्म में क्या परिवर्तन आया है, डेथ्स में क्या परिवर्तन आया, डिजीज, बीमारी में क्या परिवर्तन आया, एटसेट्रा, इन अ कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चेंजेस आए हैं समाज के अंदर या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इसी की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, यानी कि जनगणना अध्ययन, ठीक है। द एक्शन ऑफ फॉर्मली अक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस, मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक ऑफिशियल का मतलब कोई सरकारी कर्मचारी, पब्लिक ऑफिशियल का मतलब कोई सरकारी कर्मचारी। जैसे कि आपको एक चीज पता होगी, अगर आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उनको राष्ट्रपति हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया मेरे को तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा, तुम हट जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको उनको हटाना है तो प्रॉपर उनके ऊपर पहले आपको आरोप प्रत्यारोपण करना पड़ता है, उनके ऊपर क्या चलाना पड़ता है, इम्पीचमेंट। उनके ऊपर जो एलिगेशन आप लगाते हो, जो आप क्या करते हो, देखो टू द एक्शन ऑफ फॉर्मली अक्यूजिंग, आप उनको अक्यूज कर रहे हो, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, ऑफ अ सीरियस ऑफेंस, मतलब एक सीरियस ऑफेंस का, ऑफेंस का मतलब वही अपराध, ऑफेंस का मतलब कोई गलती, किसी सीरियस गलती के लिए आप उनके ऊपर क्या कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। तो ये जो इल्जाम लगाने का जो प्रोसेस होता है ना, उनके ऊपर जो प्रक्रिया की जाती है, वो प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पद से हटाना है जिनको राष्ट्रपति ने क्या किया है, नियुक्त किया है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उनको हटा नहीं सकते हैं, उनके ऊपर क्या चलाना होता है, इम्पीचमेंट। क्या चलाना होता है, इम्पीचमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। शायद अभियोग ही बोलते हैं, है ना, शुद्ध हिंदी में इसको अभियोग बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट। कंडेमनेशन, समन और एलिगेशन का क्या मतलब है मेरे भाई, देखो कंडेमनेशन का मतलब, कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी को कोसना, किसी की बुराई करना, कंडेम करना। जैसे किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि मतलब आपको उसका काम पसंद नहीं आया और आपको पता है उसने गलत काम किया है, तो आप उसे कंडेम कर रहे हो, बुरी, आप उसे भला बुरा कह रहे हो, यानी कि आप उसे कंडेम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप उसे कंडेम। तो उसी से बना कंडेमनेशन, यानी कि नाउन है ये। अ स्टेटमेंट दैट कंडेम्स, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी को क्या कर रहा है, कंडेम कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी को कंडेम कर रहा है, यानी उसकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है। ठीक है, कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना, निंदा करना, या फिर कह सकते हो बुराई करना। ठीक है मेरे भाई।
क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, सबका मतलब वही होता है। समन का मतलब क्या होता है? समन का मतलब होता है किसी को किसी जगह पर बुलाना। जैसे कि कोर्ट जो है, अगर कोर्ट ये चाहे, जज ये चाहे कि भैया इस व्यक्ति को मुझे कोर्ट में बुलाना है क्योंकि इस व्यक्ति की आवश्यकता मुझे इस पर्टिकुलर केस में है, तो कोर्ट लिखित रूप में ना उस व्यक्ति के पास एक आदेश भेजता है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो वो जो लिखित आदेश है जो उस व्यक्ति को बोल रहा है कि आपको यहाँ पर हाजिर होना है इस वाली जगह पर, उस आदेश को क्या बोलते हैं? समन। क्या बोलते हैं? समन। तो वही लिखा है, द टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, किसी पर्सन को ऑर्डर करना कि आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो आना है। तो उस आदेश को, उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? समन। क्या बोलते हैं? समन। एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है, ठीक है। अगर नाउन होगा तो क्या बन जाएगा? समन्स। अगर ये नाउन होगा तो क्या बन जाएगा? समन्स। ये ध्यान रखना, सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर ये नाउन बनेगा, क्या बनेगा? नाउन बनेगा, ठीक है। इसका प्लूरल क्या बनता है? समन्सेस। क्या बनता है? समन्सेस, ईएस लगाकर, हाँ कि ना। ये वर्ब है आपका। समन का मतलब किसी को बुलाना, आदेश देना कि भैया आपको यहां पर आना है। इसी से एक फ्रेजल वर्ब बनता है समन अप। समन अप की मीनिंग चेंज हो जाती है। समन अप का मतलब होता है साहस जुटाना, हिम्मत जुटाना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो आई कुड नॉट समन अप। आई कुड नॉट समन अप मतलब मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। एग्जाम्पल देखो, लिखा है टू गैदर करेज, यानी कि हिम्मत जुटाना। तो शी कुड नॉट समन अप द करेज टू आस्क हर बॉस फॉर लीव, मतलब अपने बॉस से छुट्टी मांगनी थी उसे, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो अपने बॉस से छुट्टी मांग सके। तो समन अप का मतलब हिम्मत जुटाना। समझ में आ गया मेरे भाई आपको? इंपीचमेंट क्लियर हो गया? इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है? महाभियोग। हाँ मेरे को याद आ गया, महाभियोग। महाभियोग किसी पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोपण किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है महाभियोग, यानी कि इंपीचमेंट। और एलिगेशन तो आपको पता ही है, आरोप। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप, ठीक है। ऑल क्लियर? आगे बढ़े। देखो भाई, अ नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर, एक नंबर जिसको आप यूज करते हो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करने के लिए। जैसे मान के चलो ये 40 है और इसके नीचे मैंने इस तरीके से लिख दिया 5, तो मैं डिवाइड किसे कर रहा हूं? डिवाइड में कर रहा हूं 40 को। 40 को डिवाइड करने के लिए जो मैंने दूसरा नंबर लिया वो क्या लिया? 5। तो इस 5 को क्या बोलेंगे? इस 5 को क्या बोलेंगे अगर मैं हिंदी में बोलूं इसको? ये बताओ, ये 5 जो है ये भाज्य है या भाजक है या भागफल है या शेषफल है? क्या है ये? आप बताओ मुझे। ये जो 5 है, ये जो 5 है ये क्या है? ये 5 भाज्य है या भाजक है या भागफल है, शेषफल है? इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं, थोड़ा सा आपको गणित समझाता हूं, ठीक है। ये लिखा मैंने, चलो कैसे करेंगे? 5 अट्ठे 40, ये हो गया। यहां पर क्या बचा? 0। ये पूरा प्रोसेस कर दिया मैंने यहां पर। ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 क्या कर रहा है? 40 को डिवाइड कर रहा है। मैं 5 को किसी से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं 40 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं। मैं 40 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो ये जो 5 है ये मेरा क्या है? भाजक है। ये मेरा क्या है? भाजक। जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो 40 है इसको मैं भाग कर रहा हूं, मेन नंबर तो ये ना जिसको मैं भाग कर रहा हूं, तो उसको बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। भाज्य बोलेंगे। ये जो 8 है, भाग करने के बाद ये मेरा रिजल्ट आया तो उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो यहाँ पर लास्ट में काट पीट के बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। अब बात करते हैं भैया इंग्लिश में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अ नंबर विच इज यूज टू डिवाइड, एक ऐसा नंबर जिसको हम यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिवाइजर। क्या हो जाएगा? डिवाइजर। यानी कि भाजक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाजक को क्या बोलेंगे? डिवाइजर। ऑल क्लियर? देखो बाकी की मीनिंग देखो। डिविजिबल विच इज एबल टू बी डिवाइडेड। डिविजिबल का मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको भाग किया जा सकता है। जैसे कि मैं बोलूं क्या 40 डिविजिबल है? डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि क्या ये किसी से भाग हो रहा है? आपको कोई सर बिल्कुल हो रहा है। ये सर 2 से भी हो रहा है, ये सर 4 से भी हो रहा है, सर 5 से भी हो रहा है, सर ये 8 से भी हो रहा है, सर ये 10 से भी हो रहा है, तो डिविजिबल है। 20 से भी हो रहा है ना। मैं आपसे बोलूं क्या 7, क्या ये 7 डिविजिबल है? आपको कोई सर डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो डिविजिबल का मतलब भाग होने योग्य। समझ में आ गया? विच इज एबल टू बी डिवाइडेड। क्वोशंट, अ नंबर विच इज द रिजल्ट व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशंट। क्या बोलते हैं? क्वोशंट। लिखा हुआ है, हाँ कि ना। क्वोशंट का मतलब होता है भागफल।
और ये जो शेषफल है इसको आपको पता क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ऑल क्लियर मेरे भाई? तो इसका आंसर रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे से क्या पूछ रहा है, वो नंबर जिससे किसी को डिवाइड किया जाए, तो यानी कि भाजक की बात हो रही, तो भाजक का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। डिविजिबल पता लग गया, डिवाइड होने योग्य, क्वोशंट पता लग गया, भागफल, रिमाइंडर पता लग गया, शेषफल। ठीक, वही सब यहां पर लिखा हुआ है। अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, बेरी का मतलब क्या होता है, बेरी का मतलब क्या होता है, दफन करना। बेरी का मतलब क्या होता है, दफन करना। तो बेरियल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को दफन किया जाता है, यानी कि घुमा फिरा के बात की जा रही है किसकी, कब्रिस्तान की। किसकी बात की जा रही है, कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान में ही लोगों को दफनाया जाता है या और कहीं दफनाया जाता है, वहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, लेबोरेटरी, सिमेट्री या ऑब्जर्वेटरी। तो बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है सर, इसका आंसर क्या है, सिमेट्री। क्या आंसर है इसका, सिमेट्री। बाकी का मीनिंग क्या है, बिल्डिंग तो इमारत, कोई भी इमारत, कोई किसी भी इमारत को बिल्डिंग कहा जा सकता है, किसी भी इमारत को, दुनिया की कोई भी इमारत उसको बिल्डिंग कहा जा सकता है। लेबोरेटरी एक स्पेसिफिक जगह होती है, आप किसी भी बिल्डिंग को लेबोरेटरी नहीं कह सकते। जैसे मेरी बिल्डिंग जहां पे मैं हूं, ये लेबोरेटरी नहीं है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी क्या होता है, अ रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग या एक ऐसा रूम जहां पर साइंटिफिक रिसर्च या टेस्ट या एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं लेबोरेटरी। इसी का शॉर्ट बनता है लैब। क्या बनता है, लैब। सुना होगा आपने, लैब। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी भी एक अलग तरह की बिल्डिंग होती है, हर बिल्डिंग को ऑब्जर्वेटरी नहीं कह सकते। ऑब्जर्वेटरी का मतलब एक बिल्डिंग होती है फ्रॉम विच, जहां से साइंटिस्ट कैन वॉच द स्टार्स, द वेदर एटसेट्रा। साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो उनका एक अपना रूम ऐसा होता है जहां पे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहां से वो क्या करते हैं, स्टार्स को देखते हैं, वेदर को देखते हैं, उनकी कंडीशन पता लगाते हैं। तो वो जो रूम होता है जहां से वो सारे काम करते हैं, उस रूम या बिल्डिंग को बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, अगर याद नहीं करोगे इनको तो पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, याद करो, पछताने से अच्छा। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बड़ा प्रेम करता है, उसे किताबें बहुत पसंद होती है और किताबें इकट्ठा करता है वो, है ना। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। ठीक है, देखो जहां पर भी आपको दिख जाए ना फाइल, PHILE, तो फाइल का मतलब क्या होता है, ये एक सफिक्स है। ये क्या है, एक सफिक्स है, फाइल एक सफिक्स है। जहां पर भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाना इसका मतलब होता है टू लव, यानी कि प्यार करना, पसंद करना। टू लव या लाइक, टू लव या लाइक। जिस भी वर्ड में आपको दिख जाए फाइल, क्या दिख जाए आपको, फाइल, तो उसका क्या मतलब होता है, प्यार करना या पसंद करना। तो यहां पर प्यार या पसंद करने की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर इसमें भी फाइल है, इसमें फाइल है, इसमें फाइल है, इसमें फाइल है, तो इन सबका भी कुछ ना कुछ मतलब होगा, और सबका मतलब कहीं ना कहीं प्यार करना या पसंद करना हो रहा होगा। तो ये दिया है आपको एंग्लोफाइल। क्या दिया आपको, एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल, एंग्लो किससे बन रहा है, एंग्लो, आपने सुना होगा एंग्लो इंडियन, सुना है ना आपने, या ANG, एंग्लो। ऐसे इससे क्या याद रहा आपको, अंग्रेज। एंग्लो से क्या याद आता है, अंग्रेज। एंग्लो, अंग्रेज सिमिलर है, यानी कि जो अंग्रेजों को पसंद करे, है ना, जो ब्रिटेन को, जो ब्रिटेन को या फिर कह सकते हो किसको, ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटेन को या ब्रिटिश लोगों को या ब्रिटिश कल्चर को पसंद करे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ब्रिटिश कल्चर या ब्रिटेन के लोग या ब्रिटेन की प्रथा बहुत पसंद आती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे कि ही इज एंग्लोफाइल, कि मतलब भैया इसको पता नहीं ब्रिटेन के लोग बहुत पसंद आते हैं, ब्रिटेन का कल्चर बहुत पसंद आता है। हेलियोफाइल, देखो यहां पर लिखा है जो सन से अट्रैक्ट हो, है ना, मतलब कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा पौधा जो सन को बहुत प्यार करता है, सन को बहुत लाइक करता है और सन के प्रति अट्रैक्ट होता है। सूर्य की जो किरणें होती है उनके प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। सूर्य की जो लाइट होती है उनके प्रति अट्रैक्ट होता है। तो ऐसी किसी चीज को बोलते हैं हेलियोफाइल। देखो एंग्लोफाइल, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन या जो पसंद करता है, और ग्रेटली एडमायर्स, जो बहुत ज्यादा तारीफ करता है, पसंद करता है, या तो इंग्लैंड को या ब्रिटेन को या ब्रिटिश लोगों को। ठीक है, हेलियोफाइल बता दिया। एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज अट्रैक्टेड टू सनलाइट, जो सनलाइट के प्रति क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, मतलब सनलाइट को बहुत पसंद करता है। फाइल आ रहा है तो फाइल का मतलब पसंद करना तो होगा, उसको बोलते हैं हेलियोफाइल। पेडोफाइल का क्या मतलब होता है, पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, एक ऐसा व्यक्ति जो चिल्ड्रन के प्रति सेक्सुअली क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। कहीं भी मिल जाए मार मार के मुंह फुला दो ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेडोफाइल। क्या बोलते हैं, पेडोफाइल। सारे वर्ड याद रखना। ग्रुप ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खी। एक कई सारी मधुमक्खियों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को अगर आपको एक नाम देना हो तो क्या नाम दोगे, गैगल, शोल, स्वॉर्म या पैक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वॉर्म। क्या हो जाएगा, स्वॉर्म। ठीक है, स्वॉर्म जो होता है ना, चींटियों के लिए भी होता है, एंड्स का भी ग्रुप है, उसके लिए भी क्या हो सकता है, स्वॉर्म हो सकता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि चींटियां हो, चींटियों के ग्रुप को भी क्या बोलते हैं, स्वॉर्म कहते हैं। ठीक है, बाकी क्या है भाई, गैगल क्या है,
शोल क्या है? गैगल का मतलब अ फ्लॉक ऑफ गीज, एक पक्षी होता है, गीज जो होता है ना, एक पक्षी होता है जो आपको देखने में ना कहीं उसकी तरह लगेगा, बत्तख की तरह लगेगा, आप गूगल करके देखना। तो उनका जो ग्रुप होता है ना, गूज का या गीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गैगल। शोल का मतलब है अ ग्रुप ऑफ फिश या फिशेज, जो मछली का समूह होता है या अलग अलग मछलियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं शोल। एग्जाम में आ चुका है तो शोल कि मछलियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? शोल बोलते हैं। पैक क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब शिकारी कुत्ते या भेड़िए या लोमड़ी या शेर, मतलब जितने भी हिंसक किस्म के जानवर है, जो फुर्तीले किस्म के जानवर है, हिंसक किस्म के जानवर है, उनके झुंड को, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक। क्या बोलते हैं? पैक। ठीक है, समझ में आया? तो गैगल का मतलब है ग्रुप ऑफ गीज, शोल का मतलब है ग्रुप ऑफ फिश, और पैक का मतलब है ग्रुप ऑफ हाउंड्स, वुल्व्स, फॉक्सेस, लॉयन एटसेट्रा। नेक्स्ट, ही सिंपली कंटिन्यूड, इसका मीनिंग बताना है, टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ कहना नॉर्मल तरीके से ताकि आप बस एक इंफॉर्मेशन को आप पास करना चाह रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आया, बच्चों आपका जो एग्जाम है 9 तारीख से शुरू है, ये जो मैंने बोला, मैंने क्या किया? मैंने एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया, मैंने बस एक इंफॉर्मेशन को यहां से वहां कन्वे किया। तो नॉर्मल जब कुछ आप बोलते हो नॉर्मल तरीके से, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, नॉर्मल तरीके से बोलकर बस अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीक। मैंने अभी जो बोला मैंने क्या किया? स्पीक ही तो किया, क्योंकि डिक्टेट अलग चीज होता है, टीच अलग चीज होता है। अभी जो मैं कर रहा हूं फिलहाल, ये मैं टीच कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टीच कर रहा हूं। और स्पेल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी वर्ड को लेटर बाय लेटर बोलते हो, जैसे DELHI, यानी कि मैंने डेली को क्या किया? स्पेल किया, यानी कि लेटर बाय लेटर मैंने उसको बोला। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं सबकी। डिक्टेट का मतलब, अच्छा बाकी का मतलब तो क्लियर हो ही गया। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। और स्पेल का मतलब क्या होता है? लेटर बाय लेटर किसी वर्ड को बोलना। और डिक्टेट का क्या मतलब होता है? टू से समथिंग अलाउड सो दैट समबडी एल्स कैन राइट और टाइप इट। जो बच्चे स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने वाले हैं, है ना, जो बच्चे स्टेनो सीख रहे हैं, तो उनको पता होगा इसके बारे में डिक्टेट का क्या मतलब है। कि उनका जो स्टेनो का एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या होता है? जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है? वर्ड्स को डिक्टेट करता है। तो वहां पर डिक्टेट का क्या मतलब है? कि वो वर्ड्स को बोल रहा है और आपको उसको स्टेनो की लैंग्वेज में लिखना होता है, तो वो डिक्टेट कर रहा है। तो डिक्टेट का मतलब क्या है? कि वो कुछ बोल रहा है जोर से, ताकि कोई व्यक्ति जो है उसको क्या कर सके? लिख सके या फिर टाइप कर सके। उसको बोलते हैं डिक्टेट करना, डिक्टेशन देना। या फिर एक और मतलब होता है टू टेल समबडी व्हाट टू डू इन अ वे दैट सीम्स अनफेयर, मतलब जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हो लेकिन इस तरीके से कहते हो जो सही नहीं लगता, अरे बैठ जाए यहाँ पे, मतलब आपने उसको एक तरीके से क्या किया? आपने एक तरीके से उसको आदेश दे दिया, लेकिन अनफेयर तरीके से दिया। तो मतलब आप क्या बोलोगे? कि यार मुझे डिक्टेट मत करो, डिक्टेटर मत बनो। इसी से बनता है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब कौन होता है? एक ऐसा राजा, एक ऐसा शासक जो निरंकुश होता है, मतलब उसकी शक्ति पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो अपनी मर्जी से लोगों पर अत्याचार भी कर देता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। तो उसी से बनता है डिक्टेट। ऑल क्लियर? अ थिंग विच हैपेंस एवरी 2 years, कोई ऐसी चीज जो हर 2 साल में एक बार। देखो फर्क है, 1 साल में 2 बार होना और 2 साल में एक बार होना, फर्क है। देखो 1 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार अलग है, और 2 साल में एक बार अलग है। हाँ कि ना? 1 साल में 2 बार और 2 साल में एक बार अलग है ना? जैसे आप अपना बर्थडे मना रहे हो, आप एक सर्टिफिकेट वाला बर्थडे मना रहे हो और एक आप अपना रियल वाला बर्थडे मना रहे हो, तो आपने साल में 2 मनाए, आपने साल में 2 मनाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाय एनुअल। क्या बोलते हैं? बाय एनुअल। बाय एनुअल। जहां पर भी बाय लग जाए ना, बाय का मतलब क्या होता है? टू। बाय का मतलब क्या होता है? टू, ध्यान रखना। बाय का मतलब टू। जैसे बाइलिंगुअल सुना होगा आपने, बाइलिंगुअल सुना है ना? तो बाय का मतलब क्या होता है? टू। और 2 साल में एक बार हो रहा है, 2 साल में एक, जैसे लिखा है ना, अ थिंग विच हैपेंस एवरी 2 years, यानी कि 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, तो उसे बोलते हैं बाइनियल। क्या बोलते हैं? देखो यहां पर दिया हुआ बाइनियल, ये रहा बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल। दोनों में फर्क है। ठीक है, जो हर साल होता है साल में एक बार, साल में एक बार, यानी कि जो हर साल होता है उसे क्या बोलते हैं? एनुअल। ये तो आपको पता ही है, जो हर साल होता है उसे क्या बोलते हैं? एनुअल। हाँ कि ना? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाइनियल। क्या हो जाएगा? बाइनियल। बाइनियल का मतलब 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। अब बाई मंथली का क्या मतलब है? बाई मंथली का मतलब क्या मतलब है? महीने में 2 बार। देखो बाई मंथली ट्वाइस अ मंथ, यानी कि ट्वाइस अ मंथ, यानी कि एक महीने में 2 बार, एक महीने में 2 बार।
सेंचुरी आपको पता है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंचुरी। या 100 चीजों का जो एक समूह, उसे क्या बोलते हैं, सेंचुरी। जैसे कि कोई 100 रन मार देता है, तो यानी कि 100 चीजों का एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, तो उसे क्या बोला जाता है, सेंचुरी। क्या बोला जाता है, सेंचुरी, यानी कि शतक। क्या बोला जाता है, शतक। ठीक है। अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब नफरत, एक व्यक्ति जो नफरत के लिए जाना जाता है, टूवर्ड्स, किसके प्रति, द एंटायर मैनकाइंड, यानी कि पूरी मानव जाति। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से नफरत करता है, मतलब उसको मानव जाति से कुछ अलग ही तरह का गुस्सा है भैया, या तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, या उसने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा, उसको पूरी मानव जाति से क्या है, नफरत है। पूरी मानव जाति से क्या है, नफरत है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, देखो, इंसॉल्वेंट, फिलोजिनिस्ट, मर्सेनरी या मिसेंथ्रोप। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिसेंथ्रोप। क्या हो जाएगा, मिसेंथ्रोप। ठीक है, एक सेकंड भाई। चलिए, जहां पर भी लग जाए ना, जहां पर भी ये लग जाए मिशन, इसका क्या मतलब होता है, समझ जाना। इसका मतलब होता है टू हेट। क्या होता है, टू हेट। कहीं पर भी आपको दिख जाए मिशन लगा हुआ, तो आप समझ जाना इसका मतलब होता है टू हेट। जैसे मैंने बताया था फाइल, PHILE, उसका मतलब टू लव। ऐसे अगर आपको दिख जाए मिशन, तो उसका मतलब क्या होता है, टू हेट। ठीक है। फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट में देखो फाइल आ रहा है, हाँ कि ना, फिलोजिनिस्ट में फाइल आ रहा है, तो फाइल का मतलब क्या हो गया, टू लव, बताया था मैंने आपको। और जहां पर भी आपको दिख जाए गायनी, क्या दिख जाए आपको, गायनी, इसका मतलब होता है, गायनी का क्या मतलब होता है, गायनी का मतलब क्या होता है, फीमेल। गायनी का मतलब क्या होता है, फीमेल। इसी से बनता है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो फीमेल की जो समस्याएं होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे संबंधित इलाज वो करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि गायनी का मतलब क्या होता है, गायनी का मतलब होता है फीमेल, और फाइल का मतलब आपको पता है टू लव। तो फिलोजिनिस्ट का मतलब औरतों से प्रेम करने वाला, औरतों को पसंद करने वाला, है ना, जो मानता हो कि भाई औरतें अच्छी होती हैं, मर्दों से ज्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब जिसके पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है। मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो यहां पर। इंसॉल्वेंट, नॉट एबल टू पे डेट्स, डेट्स का मतलब कर्ज, मतलब जिसका दिवालिया निकल चुका है। क्या निकल चुका है, दिवालिया निकल चुका है। फिलोजिनिस्ट, वन हु लाइक्स और एडमायर्स विमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो विमेन को पसंद करे या लाइक करे। मैंने बता ही दिया, फाइल का मतलब पसंद करना, और गायनी का मतलब विमेन या फीमेल। ठीक है। मर्सेनरी का मतलब होता है भाड़े का टट्टू। कौन होता है, भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू का मतलब हो गया कि भैया आप उसको पैसा दोगे तो आपकी तरफ, सामने वाली पैसा दे देगी तो उसकी तरफ। ठीक है। मतलब जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, रिश्तेदारी या प्रेम भक्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा और पैसा। वांटेड में सलमान भाई क्या बोलते हैं, तू मुझे पैसा दे, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूं, तू मुझे पैसा दे, मैं उसको ठोक देता हूं। मतलब जिसके साथ आया उसी को मारने की बात करता है ना, मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, बोलता है ना। वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन, लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मातम या विलाप। मतलब किसी के बिछड़ जाने पर, किसी के मर जाने पर मातम मनाते हैं ना, रोते हैं, विलाप करते हैं, उसको बोलते हैं लेमेंटेशन। क्या बोलते हैं, लेमेंटेशन। तो कोई ऐसी पोएम जिसके जरिए आप क्या दिखा रहे हो, मातम दर्शाना चाह रहे हो, या लेमेंटेशन दिखाना चाह रहे हो, अपने मन का विलाप दिखाना चाह रहे हो। ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, मतलब आपका कोई प्रिय, आपको कोई चाहता अगर इस दुनिया में नहीं है, और उसके प्रति अपना सम्मान या उसके प्रति अपना मातम या शोक प्रकट करने के लिए, मातम या शोक प्रकट करने के लिए आप एक कविता जो लिखते हो, तो ऐसी जो कविता होती है स्पेशली, उसे क्या बोलते हैं, सॉलिलकी, एलेजी, ट्रेजेडी या एपिटैफ। तो उसे क्या बोलते हैं, एलेजी। क्या बोलते हैं, एलेजी। ठीक है, याद रखोगे, हाँ कि ना। बाकियों का मीनिंग देख लो, सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। सॉलिलकी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड। मतलब जैसे आपने, जैसे स्टेज के ऊपर जो नाटक होते हैं, जो प्लेज होते हैं, उनमें आपने देखा होगा एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है और अपने मन के जो थॉट है, क्या मैंने उसके साथ सही किया, नहीं मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। भाई असल में तो वो मन में ये बात सोच रहा है, लेकिन ऑडियंस को बताना है ना उसको कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो अपने थॉट्स को जोर जोर से बोल रहा है, यानी कि अपने आप से बात कर रहा है, उसको बोलते हैं सॉलिलकी। क्या बोलते हैं, सॉलिलकी। प्लेज के अंदर ऐसा होता है बेसिकली। ट्रेजेडी, अ वेरी सैड इवेंट ऑफ और सिचुएशन, अ वेरी सैड इवेंट और सिचुएशन। कोई भी बहुत सैड इवेंट है, कोई भी बहुत सैड सिचुएशन है, तो ऐसी किसी भी सैड इवेंट को, सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का ऑपोजिट क्या होता है, कॉमेडी। ट्रेजेडी का ऑपोजिट क्या होता है, कॉमेडी। कोई भी हंसने वाला इवेंट है, सिचुएशन, उसको बोलते हैं कॉमेडी। और कोई भी सैड सैड सा जो इवेंट है, ये सिचुएशन, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी। एपिटैफ,
या एपिटाफ क्या मतलब होता है? वर्ड्स रिटन या इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम। टूम का मतलब मकबरा। कोई इंसान कहीं पर दफन है तो उसके ऊपर उसकी याद में मकबरा बना दिया जाता है ना, टाइल वाइल लगा के, पत्थर उत्थर लगा के, उसको बोलते हैं मकबरा। ठीक है। टोम या स्टोन वेयर अ पर्सन इज बेरिड, मतलब एक व्यक्ति को जहां पर दफन किया गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको पता है पत्थर गाड़ दिया जाता है। या क्रिश्चियन लोग जब उनकी जब डेथ होती है, उनको जमीन के अंदर दफन किया जाता है, तो एक क्रॉस उनके जहाँ पे उनको दफन किया जाता है उनके ऊपर एक क्रॉस गाड़ दिया जाता है, आपने देखा होगा, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति वो उसका जन्म कब हुआ, कब वो मरा, और उसके बारे में 2-4 अच्छे वर्ड्स लिख दिए जाते हैं। तो वो जो लिखा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ। क्या बोलते हैं? एपिटाफ। या फिर कभी आप घूमने गए हो किसी, जैसे हुमायूं टूम गए हो या किसी पुराने किले गए हो, कोई आपने समाधि देखी हो, या कहीं पर आपने किसी को दफन देखा हो कि भाई यहाँ पर दफन हुआ तो कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में आपने देखा होगा एक पत्थर गाड़ देते हैं, उस पत्थर पर उस व्यक्ति के बारे में लिख देते हैं, तो वो सब क्या है? एपिटाफ। क्या है वो? एपिटाफ। ठीक है। अ लवर ऑफ बुक्स, ये तो अभी पीछे आया था, रिपीट हो गया। बिब्लियोफाइल, किताबें पसंद करने वाला। फिलोसोफर, लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन और टीचर तो आपको पता है। लाइब्रेरियन का मतलब कौन? जो एक लाइब्रेरी की क्या करता है? देखभाल करता है। एक लाइब्रेरी को जो क्या करता है? संभालता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरियन। और टीचर आपको पता है, शिक्षक, वन हु टीचेस यू, जो आपको टीच करता है। फिलोसोफर कौन होता है? अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड अ सेट ऑफ आइडियाज, जिसने ना कुछ आइडियाज अपने मन में क्या कर लिए हैं? बना लिए हैं। एंड बिलीव्स, और कुछ धारणाएं, कुछ मत अपने मन के अंदर क्रिएट कर लिए हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। फिलोसोफर का मतलब ऐसे व्यक्ति जो जीवन क्या है इस बारे में उनके अपने आइडियाज होते हैं, और उनके अपने क्या होते हैं? मत होते हैं, अपने बिलीफ होते हैं, जो बाकियों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलोसोफर। जैसे जीवन का ज्ञान देने वाले बहुत लोग होते हैं ना, कि जीवन क्या है, जीवन ये है, जीवन मरण का चक्र ये है, ऐसा है, वैसा है, ये है, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे लोग अपने खुद के आइडियाज लेके चलते हैं, खुद के अपने बिलीफ्स लेके चलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? फिलोसोफर। हालांकि केवल लाइफ के बारे में नहीं, अलग अलग एजुकेशन के जो फील्ड है उनके बारे में भी उनको नॉलेज होती है, और अपने आइडियाज होते हैं, अपने बिलीफ होते हैं, जो लोगों के सामने रखते हैं, उनको भी फिलोसोफर कहा जाता है। बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दार्शनिक। क्या बोलते हैं? दार्शनिक। ठीक है, क्लियर भाई? समझ में आ रहा है? किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, अपने खुद के पिता की जो हत्या होती है, इस हत्या को, हत्या की इस प्रक्रिया को, है ना, या हत्या की इस घटना को अगर आपको एक वर्ड में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मेट्रिसाइड, फिलिसाइड, पेट्रिसाइड, या फिर सुसाइड? क्या बोलोगे? द करेक्ट आंसर इज, देखो फादर है तो फादर का आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रिसाइड। क्या हो जाएगा? पेट्री। पेट्री से क्या बन रहा है? पिता। पेट्री से क्या बन रहा है? पिता। जहां पर भी पेट्री आ जाए, जहां पर भी क्या आ जाए? पेट्री। क्या आ जाए? पेट्री। तो आप समझ जाना कि पितृ या पिता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पितृ या पिता की बात हो रही है। या फिर कभी कभी पुरुष, जैसे कि कई बार बोलते हैं ना पेट्रियार्कल सोसाइटी, कभी कभी बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल। पेट्रियार्की आपने सुना होगा, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की क्या होता है? पुरुष प्रधानता। जैसे पुराने समय में पेट्रियार्की चला करती थी, यानी कि पुरुष प्रधानता, यानी कि पुरुष लोग जो थे अपने आप को प्रधान माना करते थे, पुरुष प्रधानता। तो किससे बन रहा है? पेट्री से बन रहा है। तो पेट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधानता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो पेट्रीसाइड, जहां पर भी साइड लग जाए, देखो साइड एक सफिक्स है, साइड का मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। साइड एक सफिक्स है, साइड का मतलब हत्या। तो सब के अंदर साइड आ रहा है, मतलब सबका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हत्या। इसमें से सुसाइड तो आपको पता है, खुद की हत्या, मतलब खुद की जान ले लेना, उसको बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलते हैं? सुसाइड। अब देखो बहुत सारे मैंने यहाँ पर साइड वाले आपको दे दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे, तो एक साथ ही आपको याद हो जाएंगे, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे फिलिसाइड जो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन में, तो फिलिसाइड का क्या मतलब है? फिलिसाइड का मतलब है द किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, अपने ही बेटे या अपने ही बेटी की जो हत्या होती है, उस घटना को क्या बोला जाता है? फिलिसाइड। क्या बोला जाता है? फिलिसाइड। मेट्रीसाइड, मेट्री जहां पर आ जाए तो मेट्री का मतलब क्या होता है? माता। मेट्री का मतलब क्या होता है? माता। ठीक है, इसी से बनता है मैटरनल अंकल। क्या बनता है? मैटरनल अंकल, यानी कि आपके जो अंकल हैं माता की साइड से, मैटरनल है यानी कि माता की साइड से आपके अंकल लगे, तो माता की साइड से जो अंकल होते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? मामा। अगर पैटर्नल बोलोगे, क्या बोलोगे? पैटर्नल अंकल, तो वो हो जाएंगे चाचा, क्योंकि वो पापा के साइड से हो जाएंगे। पैटर्नल का मतलब चाचा, पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई बार बोलते हैं ना ये मेरी पैटर्नल प्रॉपर्टी है। पैटर्नल प्रॉपर्टी का मतलब मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई है या मेरे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। पैटर्नल यानी कि पिता के साइड से,
और मैटरनल का मतलब माता की साइड से। तो माता की हत्या क्या बोलेंगे? मैट्रिसाइड। सुसाइड आपको पता है, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड का मतलब द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। वैसे तो इसका आंसर ब्रदर सिस्टर दोनों होता है, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी आपको देनी है वो किसको देनी है? ब्रदर को। अपने भाई की जो हत्या होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड। ऑल क्लियर मेरे भाई? फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। अगला क्या है? सरोरिसाइड। सरोरिसाइड का मतलब क्या होता है? द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, सिस्टर की हत्या, सरोरिसाइड। युक्सोरिसाइड, युक्सोरिसाइड का क्या मतलब होता है? द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या, युक्सोरिसाइड। रेजिसाइड का मतलब द किलिंग ऑफ अ किंग, एक राजा की हत्या जो प्राचीन समय में खूब हुआ करती थी। मतलब खुद का ही सेनापति जो है राजा को टपका दिया करता था राजा बनने के लिए, उसको बोलते हैं रेजिसाइड। और होमिसाइड का मतलब क्या होता है? द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी भी मानव की हत्या जो है नॉर्मल, उसे क्या बोलते हैं? होमिसाइड। मतलब ये भी एक होमिसाइड है, ये भी एक तरह का होमिसाइड है, ये भी एक तरह का होमिसाइड है, क्योंकि सब में तो मानव की हत्या हो रही है ना। तो ये सारे अपने आप में एक तरह के क्या है? होमिसाइड है। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक रिलेशन को दिखाते हुए बताना है कि भैया पिता की हत्या है, भाई की हत्या है, बहन की हत्या है, पत्नी की हत्या है, या माता की हत्या है, पिता की हत्या है, बेटे बेटी की हत्या है, या राजा की हत्या है, तो फिर आप वैसे में इन सब का अलग अलग इस्तेमाल करोगे। ऑल क्लियर? ये युक्सोरिसाइड दिखा आपको। इससे एक और वर्ड बनता है यूएक्स से यूज करके, मतलब युक्सोरी को ही यूज करके क्या बनता है? युक्सोरियस। क्या बनता है? युक्सोरियस। युक्सोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम। क्या होता है? जोरू का गुलाम, शुद्ध हिंदी में अगर बोलोगे, ठीक है, यानी कि वन हु इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, हिज वाइफ, ठीक है, जो अपनी वाइफ का बहुत ज्यादा क्या है? फॉन्ड ऑफ है, मतलब उसको उसकी वाइफ बहुत पसंद है और दिन रात वाइफ 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 करता रहता है, उसको बोलते हैं युक्सोरियस। क्या बोलते हैं? युक्सोरियस। इसका एक और सिनोनियम होता है, एच से शुरू होता है। ये जो जोरू का गुलाम मैंने लिखा, इसका एक सिनोनियम होता है, एच से शुरू होता है, एच से, एच ई यहां से शुरू होता है। मैंने आपको हिंट दे दिया, वीडियो को पॉज करके जरा लिखना सिनोनियम फटाफट से। ये याद कर लेना भाई, फिलिसाइड बेटा बेटी, मैट्रिसाइड माता, सुसाइड खुद, फ्रेट्रिसाइड यानी कि भाई, सरोरिसाइड यानी कि बहन, युक्सोरिसाइड यानी कि बीवी, रेजिसाइड मतलब राजा, रेजिसाइड मतलब राजा, ठीक है। She proposed to write the life history of the famous poet. Life history of a person. Life history of a person written by another. Life history of a person written by someone else. यानी कि जब एक व्यक्ति की जीवन की कहानी होती है लेकिन उसको लिखता कोई और है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। लेकिन अगर वो खुद लिखे तो मैंने आपको बताया था, एक वर्ड आपको याद होगा, ऑटोस। ऑटोस का मतलब क्या होता है? सेल्फ। याद है आपको? पीछे पढ़ाया था अभी मैंने आपको, ऑटोस का मतलब सेल्फ। देखो, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था ग्राफियन का मतलब क्या होता है? लिखना। बताया था पीछे, अभी दो मैंने आपको रूट बताए थे, बायोस का मतलब लाइफ और ग्राफियन का मतलब लिखना। यानी कि आप क्या कर रहे हो? जीवन की कहानी लिख रहे हो, लेकिन अपनी नहीं, किसी और की जीवन की कहानी लिख रहे हो, तो बायोग्राफी। अगर खुद की लिख रहे हो तो इसी में क्या जोड़ दो? ऑटो। तो क्या बन जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। क्या बन जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। यानी कि जब आप खुद से खुद की कहानी लिखते हो तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन यहां पर कोई और व्यक्ति किसी और के जीवन की कहानी लिख रही है ना, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मत लगा देना, बायोग्राफी है इसका आंसर। नोवेल क्या होता है? अ बुक दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसी किताब जिसमें स्टोरी कही जाती है, स्टोरी बताई जाती है अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल। मतलब एक ऐसी किताब जिसके अंदर कोई कहानी होती है ऐसे लोगों के बारे में या ऐसे इवेंट के बारे में जो रियल नहीं है। अलग अलग तरह के नोवेल होते हैं, जैसे कि एक तो यही रहा मेरे बगल में पड़ा जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत फेमस है, द ऑल्केमिस्ट। पढ़ना कभी उसको, बहुत अच्छी नोवेल है ये, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। ऐसी हिंदी भी एक ये वाली है, ये भी पढ़ना है एक बार, डार्क हॉर्स। बहुत अच्छी किताब है, नीलोत्पल मृणाल ने इसको लिखा है, ये भी बहुत अच्छी नोवेल है, तो आप दोनों को एक बार पढ़ना, ठीक है भाई मेरे। काफी अच्छी किताबें हैं, काफी अच्छी नोवेल्स हैं। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? वेरी ओल्ड स्टोरीज एंड द बिलीव्स कंटेन्ड इन देम। मतलब काफी जो पुरानी कहानियां होती हैं, दंत कथाएं जिनको हम बोलते हैं, एंड द बिलीव्स कंटेन्ड इन देम, और उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के मत बताए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो बिलीव्स बताए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं माइथोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी। ऑल क्लियर? समझ में आया? पुरानी कहानी जो दादी नानी सुनाती है ना बच्चों को अपने, उनको बोलते हैं माइथोलॉजी। ऑटोबायोग्राफी पता लगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है।
रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन, द स्टडी ऑफ रिलीजन, ये इसको आपको क्या करना, हाईलाइट करना, द स्टडी ऑफ रिलीजन। इसका आपको वन वर्ड बताना है, द स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का अध्ययन, कि धर्म, किस धर्म की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किसका क्या इतिहास है ना। इसका जो अध्ययन होता है, इसकी जो पढ़ाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, सिफोलॉजी, फिलोलॉजी, थियोलॉजी या साइकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज थियोलॉजी, करेक्ट आंसर इज थियोलॉजी। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड से सबको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद कर लेना। और सारे एग्जाम में आए हुए हैं भाई, यही तो है जो एग्जाम में आते हैं। अब यही याद नहीं करके जाओगे तो क्या याद करके जाओगे, आसान आसान से याद करके जाओगे। पहला सिफोलॉजी, सिफोलॉजी का क्या मतलब है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग। मतलब इलेक्शंस का अध्ययन होता है इसमें, कि इलेक्शन का स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहा है, अभी क्या आंकड़े हैं, एग्जिट पोल क्या बोल रहा है, वोटिंग का इस साल इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने % लोगों ने वोट किया। ये जो पूरा स्टडी होता है वोटिंग से रिलेटेड जो होता है, इलेक्शन से रिलेटेड जो होता है, उसको हम बोलते हैं सिफोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिफोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। किसी भी एक भाषा का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या इतिहास रहा है, कहां से उसकी शुरुआत हुई है भाषा की, इस पूरे अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। मतलब इसमें माइंड का अध्ययन, कि कौन इंसान क्या सोच रहा है, कौन इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किसी बात को सुनकर कौन इंसान कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न होता है उसको समझने का जो अध्ययन होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है साइकोलॉजी। क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी। समझ में आया। सिफोलॉजी किसे बोलते हैं, इलेक्शंस, इलेक्शंस और वोटिंग के जो ट्रेंड्स होते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, उनका अध्ययन होता है सिफोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब है भाषा विज्ञान, है ना, यानी कि भाषा का स्ट्रक्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है। और साइकोलॉजी आपको पता है, स्टडी ऑफ माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। ठीक है, अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश का मतलब क्या है, इंसानी मांस। एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान का मांस खाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान का मांस खाता है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नरभक्षी। क्या बोलते हैं, नरभक्षी। तो करेक्ट आंसर इज कैनिबल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नरभक्षी, यानी कि जो इंसानों का भक्षण करता है, खाता है। कार्निवोर कौन होता है, नज का मतलब क्या है, और ओमनिवोर कौन होता है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। कार्निवोर का मतलब है एनी एनिमल दैट ईट्स मीट, मतलब मांसाहारी। मीट का मतलब जो मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, कोई भी हो चाहे, उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोर। क्या बोलते हैं, कार्निवोर। नज का मतलब होता है टू टच या पुश किसी चीज या किसी व्यक्ति को विद एल्बो। जब आप अपनी एल्बो से किसी चीज को ऐसे धक्का देते हो या किसी व्यक्ति को ऐसे धक्का देते हो, भीड़ भाड़ में होता है ना, ऐसे धक्का देते हुए निकलते हैं, उसको बोलते हैं नज करना। क्या करना, नज करना। ओमनिवोर, देखो, कार्निवोर जो क्या करता है, मांस खाता है, जो मांसाहारी होता है। हर्बीवोर जो शाकाहारी होता है, क्या होता है, शाकाहारी होता है। कैसे याद रखोगे, देखो कार आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, कार। कार किसके सिमिलर है, कैट के, यानी कि कोई व्यक्ति जो कैट को खा रहा है, यानी कि जो मांस को खा रहा है, तो वो मांसाहारी। और हर्बीवोर में कैसे याद रखोगे, हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब क्या होता है, जड़ी बूटी, पता होगा आपको ये, हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी क्या है, जड़ी बूटी शाकाहारी में आता है ना। तो शाकाहारी जो जीव जंतु जो जानवर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर, एन एनिमल दैट ओनली ईट्स ग्रास एंड प्लांट्स। और ओमनिवोर का मतलब है जो सब खाता है, जो मांस भी खाता है और प्लांट्स, ग्रास ये भी खाता है, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों चलता है उसको, यानी कि उसको बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते हैं, सर्वाहारी, यानी कि जो इंसान है वो सर्वाहारी है। एक शेर जो होता है वो ओमनिवोर होता है, यानी कि वो केवल मांस खाता है, आप उसको घास दोगे खाने के लिए वो नहीं खाएगा। ठीक है, या फिर आप कहते हो कि एक बकरी जो है या एक भैंस जो है या एक गाय जो है, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोर, यानी कि वो केवल क्या है, घास, पेड़ पेड़ पत्ते ये सब खाते हैं। ठीक है, उनको आप मांस दोगे नहीं खाएंगे। लेकिन जो इंसान है, इंसान सब खाता है। इंसान जो है, इंसान किसी भी जानवरों को, किसी भी मांस को, किसी भी पेड़ पौधे को सब खाते हैं। और सबसे बड़े जो सर्वाहारी है दुनिया में वो कौन है, वो है चाइना के लोग। चाइना के लोग, कोई भी एक जीवित चीज होनी चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए, वो खा लेंगे उसे। चाइना के लोगों के बारे में बहुत प्रचलित और ऐसा है भी कि कोई भी जीवित चीज उनको ला के दे दो, चाहे छिपकली ला के दे दो, चाहे मच्छर ला के दे दो, चाहे पेड़ पे बैठने वाला कोई कीड़ा हो, चाहे नाली में चलने वाला कोई कीड़ा हो, चाहे कहीं पर भी बैठने वाला किसी भी प्रकार का विषैला जहरीला कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, वो सब खा सकते हैं भाई साहब। तो सबसे बड़े जो सर्वाहारी है वो कौन है, चाइना के लोग हैं। ठीक है, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, मतलब किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है, डेथ का कॉज पता करने के लिए, डेथ का कॉज पता करने के लिए, डेथ का कारण पता करने के लिए।
डेथ का कारण पता करने के लिए जो उसके बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, पोस्टमार्टम। क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम। पोस्ट रूम का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। पोस्ट डेथ का मतलब क्या? मरने के बाद। पोस्ट डेथ का मतलब मरने के बाद, मरने के बाद, मरणोपरांत। क्या बोलते हैं? मरणोपरांत। मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद, ठीक है। और पोस्टपार्टम का क्या मतलब है? यहां पर लिख दिया मैंने पोस्टपार्टम। देखो पोस्टपार्टम, द टाइम, वो समय, दैट बिगिंस राइट आफ्टर अ वुमन गिव्स बर्थ। मतलब जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो जैसे ही उसने जन्म दिया उस समय से लेकर बच्चे के जन्म के 6 हफ्ते तक जो समय रहता है उस समय को पोस्टपार्टम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पोस्टपार्टम। तो बोला जाता है ना कि बच्चों को पोस्टपार्टम के दौरान केवल माता के दूध का ही सेवन करना चाहिए। बोला जाता है ना कि बच्चे को पोस्टपार्टम के दौरान, तो पोस्टपार्टम क्या है? वो 6 हफ्ते का जो समय है, बच्चे के जन्म से 6 हफ्ते का जो समय है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम। क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस, मतलब एक जगह से किसी को निकाल देना, एक जगह से बहुत सारे लोगों को निकाल देना, बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली ड्यू टू अ वॉर लाइक सिचुएशन। जैसे किसी जगह पर अगर कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, कोई वॉर होता है या कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, जैसे किसी जगह पे बाढ़ आ गई या तूफान आ गया, बादल फट गया, तो वहां लोग फंस जाते हैं, है ना। तो सरकार क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ क्या करती थी? वहां से रिमूव कर देती है, वहां से निकाल देती है। तो उस अवस्था में जो लोगों को निकाला जाता है उस निकालने को क्या बोलते हैं? उस निकालने को बोलते हैं इवैक्यूएट करना। क्या करना? इवैक्यूएट करना। जैसे सरकार बोलती है ना कि आप चिंता मत कीजिए, हम आप लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके ले आएंगे। जैसे हमारे देश के कुछ लोग दूसरे देश में फंस गए मान लो, है ना, तो उन्हें क्या कर लेंगे? उन्हें हम क्या कर लेंगे? इवैक्यूएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इवैक्यूएट का मतलब निकालना। किसी कठिन परिस्थिति से या किसी नेचुरल कैलेमिटी से निकालकर ले आने को क्या बोलते हैं? इवैक्यूएट करना, ठीक है मेरे भाई। असैसिनेट का मतलब क्या है? इन्वेड का मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब क्या है? जरा इसमें देख लो। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? असैसिनेशन का मतलब टू मर्डर। असैसिनेट कह सकते हो, असैसिनेशन कह सकते हो, ये नाउन है, और असैसिनेट क्या है? वर्ब है। टू मर्डर मतलब हत्या करना, यूजली प्रोमिनेंट पर्सन, मतलब हत्या भी किसकी? एक जाने माने व्यक्ति की, प्रोमिनेंट पर्सन की। और वो जाना माना व्यक्ति भी खास करके किससे रिलेटेड होना चाहिए? किसी पॉलिटिकल पार्टी से, है ना, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो व्यक्ति होना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल कारण की वजह से किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का, किसी नेता वगैरह का जो हत्या होता है उस हत्या को क्या बोलते हैं? असैसिनेशन। क्या बोलते हैं? असैसिनेशन। जैसे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन किया गया था, आपको पता है, पॉलिटिकल लीडर थे, देश के प्रधानमंत्री थे और स्पीच दे रहे थे, तो वहीं पर उनका असैसिनेशन किया गया था। ऐसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी असैसिनेशन किया गया था। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिक्स से संबंधित होते हैं, उनकी जो हत्या होती है उस हत्या की घटना को क्या बोला जाता है? असैसिनेशन। इन्वेड का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना या किसी जगह पर जबरदस्ती घुस जाना। जैसे एक देश की सेना जबरदस्ती किसी जगह पर चली जाए, झुंड बना के घुस जाए, आक्रमण कर दे, उसको बोलते हैं कि सेना ने इन्वेड कर दिया। सेना ने क्या कर दिया? इन्वेड कर दिया। टू एंटर अ कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू अटैक एंड टेक कंट्रोल ऑफ इट, मतलब टू एंटर अ कंट्री, किसी देश में घुस जाना अपनी आर्मी को लेकर, क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए, और उस जगह को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेड करना। क्या करना? इन्वेड करना। जैसे रशिया ने इन्वेड किया, कहां इन्वेड किया? मालूम है आप सभी को, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त कर देना, खत्म कर देना किसी सर्विस को या सेवा, वही सर्विस सेवा एक ही बात हुई, किसी की सर्विस को या किसी की जॉब को, किसी भी चीज को समाप्त कर देने को क्या बोलते हैं? टर्मिनेट कर देना। टू कॉज समथिंग टू एंड और स्टॉप, किसी चीज को एंड कर देना या किसी चीज को रोक देना, उसको बोलते हैं टर्मिनेट करना। ऑल क्लियर? असैसिनेशन का मतलब समझ में आ गया, इन्वेड का मतलब समझ में आ गया, और टर्मिनेट का मतलब समझ में आ गया। अगला है वन हु हैज लव फॉर मैनकाइंड और वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इंसानों के प्रति प्रेम है। अभी आपने पढ़ा था, जो मानव जाति के प्रति गुस्से में रहता है, नफरत में रहता है, पढ़ा था भी आपने, तो उसका आंसर क्या था? मिसैंथ्रोप। याद है आपको? मैंने बताया था जहां पर भी मिसन आ जाए मतलब टू हेट होता है, तो मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप, याद है। और देखो एंथ्रोपॉज का मतलब क्या होता है? मानव। वहां पर बताना भूल गया, बता रहा हूं, एंथ्रोपॉज, जहां पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए एंथ्रोपॉज, तो एंथ्रोपॉज का मतलब क्या होता है? मानव। एंथ्रोपॉज का मतलब मानव। अगर इसी एंथ्रोपॉज में मिशन लगा दोगे तो मानवों से नफरत करने वाला। अगर इसी एंथ्रोपॉज में क्या लगा दोगे? फिलन, क्या लगा दोगे? फाइल, क्या लगा दोगे? फाइल, तो क्या बन जाएगा? मानवों से प्रेम करने वाला। तो क्या आंसर हो सकता है? फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो फिलैंथ्रोपिस्ट में फाइल है, फाइल का मतलब टू लव, एंथ्रोपॉज है, एंथ्रोपॉज का मतलब मानव, हाँ कि ना?
बोलो। और आईएसटी जो है ये एक सफिक्स है, आईएसटी जो एक सफिक्स है जो कि किसको दिखाता है, एक नाउन को दिखाता है। किसको दिखाता है, नाउन को। यानी कि मानवों से प्रेम करने वाला व्यक्ति, तो क्या बन गया, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बन गया, फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु हैज लव फॉर मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है, या फिर वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानवों की भलाई के लिए वो क्या करता है, कार्य करता है, या मानव की भलाई को प्रमोट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। समझ में आ रहा है। इसका ऑपोजिट क्या, मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा, मिसैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। रूट वर्ड से याद करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे जो रूट वर्ड से मैं आपको लिखवाता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। फिलोसोफर मैंने अभी आपको बताया था, देखो एक ऑप्शन में यहां पर आ गया, जो लाइफ को लेकर, लाइफ के मीनिंग को लेकर उसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ उसके अपने कुछ आइडियाज हैं, है ना। पेट्रियट का मतलब होता है देश। ऑटोक्रेट अभी बताया था, ऑटोक्रेसी बताया था, पहला क्वेश्चन शायद यही था। ऑटोक्रेसी का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पास में एब्सोल्यूट पावर होती है, तो जो व्यक्ति होता है उसे ऑटोक्रेट बोलेंगे, खत्म बात। ऑटोक्रेसी का मतलब एक ऐसा शासन जहां पे एक ही व्यक्ति होता है, उसके पास कंट्रोल होता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है। अगर मैं बोलूं उसी व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तो ऑटोक्रेट। ठीक है। देखो भैया, फिलोसोफर आपको पता है, समवन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। पैट्रियट का मतलब होता है वन हु लव्स हिज कंट्री एंड इज रेडी टू फाइट फॉर इट, अपने देश से प्यार करता है और लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि एक शब्द में क्या बोलेंगे, देशभक्त। क्या बोलेंगे, देशभक्त। ठीक है भाई। ऑटोक्रेट का मतलब क्या हो गया, शासक। अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है उसे बोलेंगे ऑटोक्रेट। क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेट। ठीक है। इसी से बनता है ऑटोक्रेसी, जो आपका पहला क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है। द किलिंग ऑफ ए किंग, देखो मैंने क्या बोला था, मैं जो बोलता हूं वो चीज ना हो, ऐसा हो सकता है। मैंने क्या बोला था कि जो किसी क्वेश्चन का ऑप्शन है वो किसी न किसी क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन बन के आ जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में। देखो वहां पर वो किसी और एग्जाम में आया था, ऑप्शन बन के रेजिसाइड याद आया, और यहाँ पर देखो मेन क्वेश्चन बन के आ गया, जो मैंने आपको एक साथ बहुत सारे साइड वाले समझाए थे, भाई की हत्या, बहन की हत्या, पिता की हत्या। तो द किलिंग ऑफ अ किंग क्या हो जाएगा, रेजिसाइड। फ्रैक्ट्रिसाइड बताया था, भाई की हत्या। सोरोरिसाइड बताया था, बहन की हत्या। पेट्रिसाइड बताया था, पिता की हत्या। तो सारे हैं कि नहीं है, इसलिए बोलता हूं याद करो। देखो फैट्रिसाइड भाई की, सोरोरिसाइड बहन की, पेट्रिसाइड पिता की। ठीक है। अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, एक ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहता है, अकेले में रहता है। ठीक है। एकांत में या फिर अकेले में रहता है। लाइक अ सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है, साधु। साधु या संत की तरह अकेले में रहता है। फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एक ऐसा व्यक्ति जो एकांत में अकेले में रहता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता है, यानी कि धार्मिक प्रैक्टिसेस वगैरह, यानी कि या तो मेडिटेट करेगा या भगवान में ध्यान लगाएगा और अकेले में रहना पसंद करता है, साधु सन्यासी की तरह। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हर्मिट, क्रेटिन, एयर या हेरेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्मिट। हर्मिट का मतलब कौन होता है, साधु। हर्मिट का मतलब कौन होता है, साधु, जो एकांत में कुटिया में झोपड़ी में रहता है और ध्यान लगाता है और रिलीजियस बातें करता है, रिलीजियस चीजों में ध्यान लगाता है। ठीक है मेरे भाई। बाकी का मीनिंग क्या है, क्रेटिन, अ पर्सन विद अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और समवन कंसिडर्ड फूलिश या स्टूपिड, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टूपिड है, जो मूर्ख है, उसको भी क्रेटिन कहते हैं। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिसेबिलिटी किसी प्रकार की, ठीक है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि उसका मानसिक डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, ऐसे व्यक्ति को भी क्रेटिन कहते हैं। तो एक तो रियल में होगा कि भैया चलो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, और एक ऐसा भी कि भैया डेवलपमेंट तो हो गया लेकिन बातें बेवकूफ वाली करता, तो उसको भी क्रेटिन कहते हैं। एयर का मतलब कौन होता है, उत्तराधिकारी। अभी पीछे आया था, मैंने डायनेस्टी वाले में समझाया था। एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, यानी कि गद्दी पे से कोई हटेगा और उसके बाद जो बैठेगा। अ पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। इनहेरिट का मतलब क्या है, प्राप्त करना। इनहेरिट का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी को प्राप्त करेगा अपने पूर्वजों से, या फिर रैंक प्राप्त करेगा, या फिर कोई टाइटल प्राप्त करेगा फ्रॉम अनदर, किसी और से, उसको बोलते हैं एयर। हेरेटिक, someone who holds beliefs or opinions that go against the established religious or societal norms, जो समाज में पहले से धार्मिक और सामाजिक नॉर्म्स यानी कि जो नियम स्थापित है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उन नियमों के खिलाफ बातें करता है या फिर उसका ओपिनियन जो है बाकी के ओपिनियन के अगेंस्ट है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बिलीफ्स और उसके ओपिनियंस समाज के जो नॉर्म्स यानी कि जो नियम है, या हमारे धर्म के अनुसार जो नियम या नॉर्म्स हैं, उनके बिल्कुल अगेंस्ट है उसके ओपिनियन या उसके बिलीफ, तो ऐसे किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हेरेटिक। क्या बोलते हैं, हेरेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स है ना, है कि नहीं। तो सारे आपको याद रखने हैं, बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में, इनको छांटने में, इनको क्रिएट करने में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं बन गया, ऐसे नहीं टाइम लगा, बहुत टाइम लगा है।
समझ में आ रहा है? तो इसलिए अच्छे से क्या करो, याद करो। ऑल क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है भाई? आगे बढ़ो। वन हु लेंड्स मनी, लेंड का मतलब क्या होता है? उधार देना, उधार देना। जो पैसे उधार देता है टू अदर, दूसरे व्यक्तियों को, अदर्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दूसरे व्यक्तियों को पैसा उधार देता है सूद पे। सूद पे का मतलब ब्याज पे। किस पे? आपको पता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन ही होता है कि वो दूसरे लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सूदखोर। क्या बोलते हैं? सूदखोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज यूजरर। यूजरर का मतलब क्या हो जाएगा? सूदखोर। क्या हो जाएगा? सूदखोर। ठीक है मेरे भाई, जो लोगों को पैसा देकर इंटरेस्ट लेता है और वही उसकी कमाई है, वही उसकी रोजी रोटी है। क्यूरेटर क्या होता है? देखो बाकी तीनों को एक्सप्लेन किया है। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग एंड प्रिजर्विंग अ कलेक्शन सच एज इन म्यूजियम। कहने का मतलब किसी म्यूजियम का, किसी भी म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है, जो उस म्यूजियम को मैनेज भी करता है, उसको प्रिजर्व यानी कि उसकी सुरक्षा भी करता है, यानी कि जो उसका संचालक होता है, जो उसकी देखरेख करने वाला होता है किसी भी म्यूजियम की, उसे बोलते हैं क्यूरेटर। क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। याद रखोगे, द इंचार्ज who manages and preserves the collections in a museum, ठीक है, सच एज इन अ म्यूजियम। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्यूरेटर। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया। अभी मैंने आपको पीछे एक और वर्ड बताया था, इंसॉल्वेंट। क्या बताया था? इंसॉल्वेंट, जो अपना कर्ज पे नहीं कर पाएगा, जो दिवालिया हो चुका है। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट्स, जो कर्ज चुकाने के योग्य नहीं है। न्यूमिस्मैटिस्ट, बहुत ही प्यारा, एग्जाम में कई बार आ चुका। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पुराने पुराने समय के जो कॉइन्स है वो इकट्ठा करने का शौक है और उनका अध्ययन भी करता है वो, कि ये कब का कॉइन है, किसके समय में चलाया गया था, किस चीज से बना है ये कॉइन, है ना, किस राजा के या किस सरकार के समय में ये आया था, कब बंद हो गया था चलना ये। तो सिक्के कलेक्ट करता है या उनके बारे में अध्ययन करता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। ऑल क्लियर? याद रखोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास अगर आप देख रहे हो तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा, याद करना है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। तो एक बार पीडीएफ से गो थ्रू कर लोगे, है ना, पीडीएफ से क्या कर लोगे? गो थ्रू कर लोगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो न्यूमिस्मैटिस्ट का क्या मतलब हुआ? सिक्कों का अध्ययन करने वाला, सिक्कों का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला। ठीक है भाई। दैट विच कांट बी रेड, कोई भी ऐसी लिखित चीज जो पढ़ने योग्य नहीं है, मतलब वो इस तरीके से लिखी हुई है कि पढ़ने योग्य नहीं है। अब जैसे मैं आपको बोल दूं, ये लिख के दे दूं मैं आपको, मैं बोलूं बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये मुझे ही नहीं पता क्या लिखा है, तो जब मैंने लिखा तो तुम्हें क्या पता होगा? यानी कि ये पढ़ने योग्य है, ये पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये भाषा नहीं आती। जिस भाषा में लिपि में लिखा है वो भाषा या लिपि आपको नहीं आती, तो आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आपके लिए वो चीज क्या है? पढ़ने योग्य नहीं है। हो सकता है किसी के लिए हो, लेकिन आपके लिए तो नहीं है। तो आपके लिए चीज क्या है? आपके लिए जो चीज है क्या है? एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब जो पढ़ने योग्य नहीं है। जैसे हड़प्पा संस्कृति से लिखित रूप में भी कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कोई पढ़ के पता नहीं लगा पाया कि एग्जैक्टली क्या लिखा है, उसकी लिपि किसी को समझ नहीं आई आज तक। तो वो चीजें जो है वो एलिजिबल है। क्या है वो? एलिजिबल है वो। इनएक्सेसिबल, कोई ऐसी चीज जिस तक एक्सेस करना मुश्किल हो, जिस तक पहुंचना मुश्किल हो, एक्सेस करना, है ना। इनक्यूरेबल, कोई ऐसी चीज जिसको क्योर करना मुश्किल। देखो इसी में आंसर छुपा होता है। जिसको एक्सेस करना मुश्किल हो, जिसको क्योर करना, क्योर मतलब ठीक करना, कोई बीमारी है जैसे कैंसर है, उसको ठीक करना मुश्किल होता है तो वो इनक्यूरेबल डिजीज होता है। ठीक है। और इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? गैर संबंधित, कोई ऐसी चीज जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज से, तो वो इररिलेवेंट होता है। क्या होता है वो? इररिलेवेंट। जैसे चार लोग बात कर रहे हैं ट्रिप के बारे में कि यार गोवा चलेंगे, ये होगा वो होगा, और एक व्यक्ति बोलता है भाई पता है बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ गया, तो इररिलेवेंट बात कर दी ना उसने। ठीक है। इनएक्सेसिबल, नॉट इजीली रीच्ड और अप्रोच्ड, कोई ऐसी चीज जहां तक इजीली आप रीच नहीं कर सकते या अप्रोच नहीं कर सकते, इनएक्सेसिबल है। क्या है वो? इनएक्सेसिबल है। जैसे प्रधानमंत्री जी का जो आवास है जहां पर वो रहते हैं, क्या उसको आप एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इनएक्सेसिबल है। इतनी सिक्योरिटी होती है कि यू कांट एक्सेस, आप एक्सेस नहीं कर सकते। इनक्यूरेबल, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड, क्योर्ड का मतलब इलाज करना, इलाज करना या ठीक करना, मतलब जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनक्यूरेबल। यानी कि शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? लाइलाज। क्या बोलते हैं? लाइलाज। बोलते हैं ना कि ये बीमारी लाइलाज है, लाइलाज का मतलब इसका कोई इलाज नहीं है।
इरिलेवेंट का मतलब गैर संबंधित, नॉट रिलेटेड टू द मैटर और एट हैंड, मतलब जिस मैटर की अभी बात हो रही है उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो वो क्या है, इरिलेवेंट। क्या है वो, इरिलेवेंट है वो। आई सपोज डांसिंग दैट वेल वुड रिक्वायर अ लॉट एक्चुअल एप्लीकेशन। एक्चुअल एप्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन का मतलब एक होता है सिर्फ बोलना, एक होता है एक्चुअल एप्लीकेशन, मतलब एक्चुअली उसको अप्लाई करना, एक्चुअली अप्लाई करना, एक्चुअली अप्लाई करना। तो एक्चुअली अप्लाई करने को क्या बोला जाता है, एक्चुअली अप्लाई करने को क्या बोला जाता है कि भाई प्रैक्टिस में लाओ तो सही इसको, केवल बोलने बोलने से नहीं होगा, इस चीज को प्रैक्टिस में लाओ, यानी कि इस चीज को एक्चुअली अप्लाई करो, यानी कि प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, जैसे प्रिवेंशन एक्ट बनाए जाते हैं, प्रिवेंशन जैसे कि ड्रग्स प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि ड्रग्स को रोकने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं, तो प्रिवेंट का मतलब रोकना, तो प्रिवेंट का मतलब क्या हो गया, रोकना। प्रिजर्व, सॉरी परजीवरेंस, प्रिजर्व नहीं, परजीवरेंस, परजीवरेंस का मतलब होता है लगातार प्रयास करना, हार ना मानना, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में लगन, क्या बोलते हैं, लगन। और परसेप्शन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हो, उस चीज को लेकर आपका थॉट क्या है, उसी को परसेप्शन कहते हैं। देखो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रिवेंशन का मतलब द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग या समवन, समथिंग या समवन, किसी चीज या किसी व्यक्ति को रोकना फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, किसी चीज को बढ़ने से या होने से रोक देना, उसको बोलते हैं प्रिवेंट कर देना। परसिवरेंस, कॉन्टिन्यूड एफर्ट, यानी कि लगातार जो एफर्ट किया जाता है टू डू और अचीव समथिंग, किसी चीज को करने या किसी चीज को अचीव करने के लिए, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कितनी भी समस्या आ जाए या कितनी भी बड़ी फेलियर आ जाए, यानी कि नाकामयाबी आ जाए या कोई भी कितना भी विरोध करे, लेकिन आप क्या हो, लगातार अपना एफर्ट जो है वो लगाए जा रहे हो, यानी कि इसको बोलते हैं लगन। कहते हैं ना कि सिलेक्शन के लिए लगन बहुत जरूरी है, सिलेक्शन के लिए लगन क्या है, बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, फेलियर और ऑपोजिशन। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, टू एबिलिटी टू नोटिस, टू नहीं, द एबिलिटी, द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने की जो एबिलिटी होती है आपकी, किसी चीज को समझने या नोटिस करने की जो आपकी एबिलिटी है, उसको बोलते हैं परसेप्शन। हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई देख ऐसा है, जिद करने की कोई बात ही नहीं है, बहस करने की कोई बात ही नहीं है, इस चीज को समझने का है ना, इस चीज को समझने का या नोटिस करने का तेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है और मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है। तेरे को एक गिलास आधा खाली दिखाई दे रहा है, मेरे को आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि तेरा जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेकर या जो तू नोटिस कर रहा है इस चीज को, वो अलग है और मेरा अंडरस्टैंडिंग अलग है, यानी कि हम दोनों का परसेप्शन अलग है। हम दोनों का परसेप्शन यानी कि विचारधारा, परसेप्शन यानी कि विचारधारा, हम दोनों की विचारधारा क्या है भैया, अलग है। बोलो हाँ कि ना, समझ आया, क्लियर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको बंद जगहों से डर लगता है ना, या वो जो डर है बंद जगह से डर, मतलब जो बहुत ज्यादा क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो मतलब किसी छोटे से कमरे में या छोटी सी जगह पे घुसने से डरते हैं, ऐसा लगता है कि सांस फूलने लग जाएगा, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो बंद बंद जगह जो होती हैं, जो क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, वहां पे जाने से डरते हैं वो लोग। तो इस डर को क्या कहा जाता है, इस डर को बोला, देखो याद रखना, जहां पर भी फोबिया लग जाए तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, डिपेंड करता है किस चीज का डर, तो वो लगा होगा वहां पर, जैसे xenोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, जूफोबिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया। देखो क्लोज और क्लॉस्ट ऐसे याद रखना, क्लोज और क्लॉस्ट्रो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है ना, क्लोज और क्लॉस्ट्रो मैच कर रहा है ना, सिमिलर समथिंग समथिंग है ना, क्लोज और क्लॉस्ट्रो है ना, तो ऐसे याद रखना। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगह से, जो क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं उनसे डर होता है। बाकी देखो xenोफोबिया, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज और कल्चर्स, मतलब दूसरे देशों के जो लोग होते हैं, यानी कि जो विदेशी लोग होते हैं या दूसरे कल्चर के जो लोग होते हैं, उनको देख के डरते हैं इंसान। मतलब अगर अपने जैसे लोगों के बीच में है तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे किसी दूसरे देश के व्यक्ति को देख लिया या किसी दूसरे कल्चर के व्यक्ति को देख लिया जो उससे अलग है, जैसे साउथ अफ्रीका के किसी व्यक्ति को देख लिया, अमेरिका के किसी व्यक्ति को देख लिया, तो दिखने में भी अलग होते हैं वो लोग, देख लिया तो डरना शुरू हो जाता है। तो ये जो डर है मन में, इस डर को बोलते हैं xenोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आपको पता है, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर होता किस वजह से, ये कुत्ते के काट लेने से या फिर किसी भी ऐसे जानवर के काट लेने से जिसके काटने से आपको रेबीज हो सकता है, और रेबीज की वजह से आपको क्या होता है, पानी से डर, यानी कि फियर ऑफ वाटर। जूफोबिया, जूफोबिया मतलब फियर ऑफ एनिमल्स, जू में कौन होता है, एनिमल्स, तो जूफोबिया मतलब एनिमल से डर, एनिमल से डर। एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्रोफोबिया, जरा वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिखना, वीडियो को पॉज करके जरा इसका आंसर लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोफोबिया, फटाफट लिखो, एक्रोफोबिया का जल्दी से फटाफट से आंसर लिखो वीडियो को पॉज करके।
अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान, दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, जो फैशनेबल क्लोथ्स वगैरह, नए नए ट्रेंडी कपड़े वगैरह जो होते हैं वो बेचता है, उसे क्या बोलते हैं? बुटीक, स्टोर, टेलरिंग या कॉच्योर? तो आंसर क्या हो जाएगा? बुटीक। क्या हो जाएगा? बुटीक। सिंपल है, बुटीक ऐसी जगह जहां पे फैशनेबल कपड़े वगैरह बिकते हैं। स्टोर मतलब कोई भी एक दुकान जहां पर आइटम्स या सामान कोई भी मतलब रखा जाता है या फिर बेचा जाता है, नॉर्मल कोई भी स्टोर यानी कि दुकान। या फिर स्टोर मतलब देखो, स्टोर एक वो भी होता है जहां पर आप सामान को इकट्ठा करते हो, और स्टोर एक वो भी होता है जहां पर सामान को बेचा जाता है। तो या तो इकट्ठा कर लो या बेच लो, दोनों जगह को स्टोर कहा जाता है। टेलरिंग का मतलब द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग क्लोथ्स, मतलब टेलर एक व्यक्ति है और वो जो काम कर रहा है वो टेलरिंग कहलाएगा। सिंपल। द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग क्लोथ्स टू पीपल्स इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, मतलब लोगों का जो अलग अलग मेजरमेंट होता है, किसी का मेजरमेंट शरीर का अलग होता है, किसी का अलग होता है, उसके हिसाब से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेलरिंग। क्या बोलते हैं? टेलरिंग। कॉच्योर का क्या मतलब है? द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फैशनेबल कस्टम मेड क्लोथिंग या रेडी टू वेयर। रेडी टू वेयर यानी कि जो डिजाइन होता है, द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फैशनेबल कस्टम मेड क्लोथिंग, यानी कि जो रेडीमेड कपड़ों की जो डिजाइनिंग वगैरह होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? कॉच्योर। क्या बोला जाता है? कॉच्योर बोला जाता है। जो रेडी टू वेयर है, मतलब वो किसी के मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया गया, उसको बस बना दिया गया है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्री साइज है वो। पॉज इनडिसाइसिवली। पॉज इनडिसाइसिव, पॉज का मतलब क्या होता है? रुक जाना। इनडिसाइसिवली का मतलब क्या होता है? कि मतलब इनडिसाइसिवली का मतलब जैसे आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आप रुक गए। मतलब हम क्या बोलते हैं भाई? अरे हेजिटेट मत हो, बोलो बोलो। तो हेजिटेट होने का क्या मतलब है? कोई अगर बोलते बोलते रुक जाए, इनडिसाइसिवली यानी कि बिना कुछ सोचे, यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, क्या डिसीजन लेना है, और वो रुक गया, पॉज ले लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेजिटेट करना। क्या करना? हेजिटेट करना। हाँ कि ना? हेजिटेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? टू गो इनटू अ डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है शांत। टू गो इनटू अ डोरमेंट स्टेट या इनएक्टिव स्टेट। जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जो सर्दी के मौसम में, मतलब सारा जो मौसम है सर्दी का, उसे सोकर बिताते हैं। गर्मी में सारा अपना जो फूड वूड खाना वाना एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, और सर्दी एक ही जगह पे आराम से सो के बिताते हैं, यानी कि वो शांत अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। वो क्या करते हैं? हाइबरनेट। क्या करते हैं? वो हाइबरनेट करते हैं। टू गो इनटू डोरमेंट और इनएक्टिव स्टेट। होइस्ट का मतलब क्या है? रस्सी की मदद से किसी भी चीज को क्या करना? ऊपर लेके जाना। जैसे झंडे को लेके जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहराने के लिए, ऐसे रस्सी खींच के झंडे को ऊपर लेके जाते हैं ना, उसको बोलते हैं फहराना। टू लिफ्ट यानी कि उठाना, और रेज या ऊपर करना समथिंग, किसी भी चीज को उठाना या ऊपर करना, उसको बोलते हैं होइस्ट। क्या बोलते हैं? होइस्ट। हॉबल का मतलब है लंगड़ा के चलना। लड़खड़ा के या लंगड़ा के इस तरीके चलते हैं ना, किसी कमजोरी की वजह से या किसी मतलब शरीर में कोई कमी है उसकी वजह से, है ना? टू वॉक विद डिफिकल्टी और अ लिंप, मतलब मुश्किल से चल पाना, या लिंप मतलब थोड़ी सी लंगड़ाहट के साथ चल पाना, मतलब थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चल पाना, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं हॉबल। क्या बोलते हैं उसको? हॉबल। आगे देखो, अगला देखो भाई। ठीक है। अगला क्या है? अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब कैद में, जिसको कैद में रखा जाता है या जिसको पकड़ कर रखा जाता है, फॉर फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब पूरा करने के लिए, ऑफ डिमांड्स। एक व्यक्ति जिसको पकड़ कर रखा जाता है, क्यों? ताकि हम उसको पकड़ के रखें और बदले में हम अपनी डिमांड्स को क्या करें? फुलफिल कर सकें, यानी कि पूरा कर सकें। कैसी डिमांड? पैसे की डिमांड या फिर कोई कंडीशन हो, ऐसी किसी डिमांड को फुलफिल कर सकें। बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं, प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, या फिर ट्रेन को भी हाईजैक कर लेते हैं, या फिर बस को हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक करके लोगों को अपने कैद में रखते हैं। लोगों को क्या रखते हैं? कैप्टिव। क्या रखते हैं? कैप्टिव। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो अपनी डिमांड्स को क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं। फिल्म में आपने देखा होगा, फिल्मों के अंदर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं पाकिस्तान के लोग, सॉरी आतंकवादी लोग, बात एक ही है वैसे, और क्या बोलते हैं कि फलाना फलाना हमारा आदमी जो है आपके जेल में बंद है, उसको रिहा करो वरना हम सबको मार देंगे, इन सबको हम। ठीक है। तो जिन व्यक्तियों को पकड़ के रखा गया है, बेचारों को, भोले भाले लोगों को कैप्टिव में रखा गया है, या किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को रखा गया है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हॉस्टेज। क्या बोलेंगे? हॉस्टेज। हॉस्टेज यानी कि बंधक, जिसको बंधक बना के रखा गया। क्या बना के रखा गया? बंधक बना के रखा गया। ठीक है, डिमांड को पूरा करने के लिए। डॉइन का क्या मतलब है? अ पर्सन हु इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और ग्रुप। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में या ग्रुप में जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति होता है या जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं डॉइन। क्या बोलते हैं? डॉइन। बेट का मतलब होता है चारा। बेट का मतलब क्या होता है? चारा। जैसे मछली को पकड़ने के लिए उस पिन के अंदर, जिस पिन में मछली फंसती है, उसमें चारा लगा दिया जाता है, केंचुआ या फिर कोई कीड़ा लगा दिया जाता है,
मछली उसको देखकर आती है, फंस जाती है। चारा ये प्रैक्टिकल चीजों में भी यूज करते हैं, जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति को यूज किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ने के लिए, तो हमने इस व्यक्ति को क्या बनाया, उसका चारा बनाया। क्या बनाया उसका, हमने चारा बनाया। या जैसे बकरी को रख देते हैं ताकि शेर आए और शिकारी उसका शिकार कर ले, तो बकरी को चारा बना दिया गया। ऐसी किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, बेट। क्या बोलते हैं, बेट। जैसे यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं, तो कुछ ऐसे थंबनेल्स होते हैं जिनको देख के आपका मन करता है वीडियो को खोल दूं, तो उनको बोलते हैं क्लिक बेट। क्या बोलते हैं, क्लिक बेट। तो क्लिक बेट का क्या मतलब है कि मतलब एक चारा है वो एक तरह का, उस ऐसा चारा कि जिसको देखकर आप उस पर क्लिक करोगे ही करोगे और उसके व्यूज बढ़ जाएंगे। तो जानबूझ के लोग ऐसे थंबनेल भी बनाते हैं। आपका कुछ पसंदीदा जो शिक्षक हैं, आपने देखा होगा, ऐसे बना देते हैं, ये क्या कर दिया फलाना फलाना सर में, सर रात को 2:30 बजे क्या कर रहे हैं, है ना। या फिर फलाना फलाना टीचर ने देखिए इतना बड़ा सरप्राइज आपको दे दिया, और फिर अलग अलग से एक्सप्रेशन लगा के आपको दे देते हैं, हाँ कि ना। तो उसको बोलते हैं क्लिक बेट। समथिंग यूज्ड टू अट्रैक्ट और ट्रैप एनिमल, कोई ऐसी चीज जिससे किसी को अट्रैक्ट किया जाए या ट्रैप किया जाए। ट्रैप का मतलब जाल में फंसाना, ट्रैप का मतलब जाल में फंसाना, ठीक है। साइन का क्या मतलब होता है, साइन का मतलब होता है अ डिसेंडेंट ऑफ अ वेल्दी फैमिली, यानी कि एक अमीर परिवार का जो डिसेंडेंट है, अमीर परिवार से आने वाला जो व्यक्ति है, जो उस परिवार का वंशज है, उस परिवार का जो वंशज है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अमीर परिवार से या ऊंचे परिवार से आता है, ऐसे किसी व्यक्ति को बोलते हैं सायन। क्या बोलते हैं, सायन। याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है, सायन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय का वो पीरियड जो कभी अंत ही नहीं होता या जो कभी अंत ही नहीं होगा। तो ऐसे किसी भी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, इटर्निटी, लॉन्गेविटी या इम्प्योरिटी या फ्रेलिटी। तो द करेक्ट आंसर इज इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब जो इटर्नल है, इटर्निटी का मतलब जो क्या है, जो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब जिसका कभी अंत नहीं होगा, जो अनंत है। इटर्नल का मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज इटर्निटी, ठीक है। बाकियों का मीनिंग क्या है, लॉन्गेविटी का मतलब टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ होने को क्या बोलते हैं, लॉन्गेविटी। क्या बोलते हैं, लॉन्गेविटी। इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धता। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, अशुद्धता। द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्योर और अनक्लीन, कोई चीज जो इम्प्योर है या अनक्लीन है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। और उस चीज को क्या बोलते हैं, इम्प्योर। क्या बोलते हैं, इम्प्योर यानी कि अशुद्ध। क्या बोलते हैं, अशुद्ध यानी कि मिलावट वाला, अशुद्ध या फिर मिलावट वाला। फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है, कमजोरी। क्या होता है, कमजोरी, वीकनेस जिसको बोलते हैं ना, वीकनेस और लैक ऑफ स्ट्रेंथ। बीमारी की वजह से या खाने पीने की कमी की वजह से जो शरीर में वीकनेस आती है, जो स्ट्रेंथ की कमी आती है, उसको बोला जाता है फ्रेलिटी। क्या बोला जाता है, फ्रेलिटी। पेंडेमिक्स have often been caused by a disease that spread by physical touch or contact। यहां से लेकर यहां तक पूरा कर सकते हो आप इसको रेड। और डिजीज यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो फैलती है, that spreads by physical touch और contact। कोई ऐसी बीमारी जो किसी को फिजिकली टच कर लेने से या किसी के फिजिकली कांटेक्ट में आने से फैलती है, जैसे कि कोरोना था, आप किसी के फिजिकली कांटेक्ट में आ जाओगे तो फैल जाएगा। या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप उसको छू लोगे तो फैल जाएगा। तो कोई भी ऐसी बीमारी जो फिजिकली किसी के कांटेक्ट में आने से या फिजिकली टच करने से फैलती है, ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, कंटेजियस, वाइगरस, रोबस्ट या फास्टिडियस। तो द करेक्ट आंसर इज कंटेजियस। क्या है, कंटेजियस। और जो हवा और पानी से फैले, स्प्रेड्स बाय, इसकी जगह पर अगर हो एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, मतलब कोई ऐसी बीमारी, सॉरी कोरोना मैंने गलत बता दिया, वो तो एयर एंड वाटर, वो फिजिकल टच से नहीं, वो तो एयर एंड वाटर से भी फैल सकता है। कोई छींक देगा तो एयर के थ्रू आप बीमार हो जाओगे, आपके नाक के अंदर चला जाएगा वो, है ना। तो एयर एंड वाटर, कोई ऐसी बीमारी जो हवा और पानी से भी फैल जाए। एक तो होता है केवल छूने से फैले, एक होता है हवा पानी से भी फैल जाए, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, जैसे कोई वायरस की बीमारी है, तो वायरस तो आपको पता है हवा से भी फैल जाता है। तो ऐसी किसी बीमारी को क्या बोलेंगे, कंटेजियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो हवा और पानी से फैले उसे क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस। क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस। ऐसे किसी बीमारी को बोलेंगे इन्फेक्शियस। जो हवा और पानी से भी फैले उसे बोलेंगे इन्फेक्शियस, और जो केवल फिजिकल टच में आने से बढ़े उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे भैया कंटेजियस। वाइगरस का, रोबस्ट का और फास्टिडियस का क्या मतलब है, ध्यान से देख लो। वाइगरस का मतलब है डज थिंग्स विद ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। वाइगरस, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को बोल रहा हूं वाइगरस, तो वाइगरस का मतलब कि वो किसी भी काम को करता है विद ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, यानी कि उत्साह। कोई व्यक्ति
अगर किसी काम को बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ करता है तो उसे हम बोलते हैं वाइगरस। क्या बोलते हैं? वाइगरस। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, या फिर कह सकते हो हार्डी। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है जिसको खुश करना या जिसको प्लीज करना या जिसको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, जिसको हम बोलते हैं नकचड़ा। क्या बोलते हैं? कुछ लोग होते हैं ना नकचड़े से होते हैं, मतलब कितना भी उसके लिए कुछ कर लो हमेशा कमी निकालेगा। अरे मैं ये सब नहीं करता, नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, इसमें बहुत कैलोरीज है, चलो ठीक है कम कैलोरी वाला, नहीं 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 इसमें बहुत गंदगी जैसी लग रही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्लीज करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू प्लीज, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्लीज करना मुश्किल है, या जो चाहता है कि बिल्कुल सब कुछ मेरे हिसाब से परफेक्ट हो, चाहे जगह कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो। एक गांव में चला गया जहां पर बिजली नहीं है, वहां पर डिमांड करा नहीं हमको तो एसी चाहिए, हम बिना एसी के सो नहीं पाते हैं जी, हम नहीं सो पाएंगे जी, हमें तो एसी चाहिए, है ना। ऐसे व्यक्ति फिर पिटते हैं गांव वालों से बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। ठीक है, एग्जाम में तो कई बार आ चुका है ये, अनलिमिटेड टाइम्स। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड्स ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों की या जिंदगी की डार्क साइड को देखता है, मतलब हमेशा नकारात्मक सोचता है कि यार बुरा हो जाएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा, नहीं मैं बीमार हो जाऊंगा। अच्छा नहीं देख सकता, केवल बुराई देखता है, जिंदगी में भी बुराई और किसी चीज में बुराई निकालता है केवल। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं निराशावादी। क्या बोलते हैं? निराशावादी। ठीक है भाई, यानी कि अगर एक वर्ड में बोले तो क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ये दोनों क्या है? ऑपोजिट है। यानी कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, जो चीजों की पॉजिटिव साइड्स को देखता है, लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीता है, पॉजिटिव तरीके से देखता है। ठीक है। फिजिसिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाता है उसको फिजिसिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट, अ पर्सन हु इज होपफुल, जो आशावादी है, बिलीव्स इन द बेस्ट, बेस्ट चीजों में बिलीव करता है। आइडियलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और एम्स फॉर परफेक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो परफेक्शन में क्या करता है? बिलीव करता है, या फिर परफेक्शन का एम रखता है, मतलब जो हर चीज को परफेक्ट तरीके से देखना चाहता है या परफेक्ट तरीके से करना चाहता है, उसे बोलते हैं आइडियलिस्ट। क्या बोलते हैं? आइडियलिस्ट, जो हर चीज को आइडियल तरीके से करना चाहता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आइडियलिस्ट कौन होता है? जो हर चीज को परफेक्ट तरीके से देखना चाहता है या परफेक्ट तरीके से करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आइडियलिस्ट। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को ही अपना देश मानता है, मतलब उसका ये मानना है कि भाई पूरा जो संसार है ना ये मेरा अपना देश है, पूरा जो संसार है ये मेरा अपना देश है, मेरे लिए पूरा संसार मेरे देश के जैसा ही है, सबको इक्वल मानता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। जहां पर भी कॉस्मो आ गया, जहां पर भी क्या आ गया? कॉस्मो, तो समझ जाना कहीं ना कहीं वर्ल्ड की बात हो रही है या यूनिवर्स की बात हो रही है। ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन। पैसिफिस्ट कौन होता है? कंटेम्परेरी कौन होता है? और सेलिब्रेट कौन होता है? बड़े प्यारे वर्ड्स हैं सारे के सारे। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, मतलब जिसको शांति पसंद है, जिसको लड़ाई झगड़ा या वॉर पसंद नहीं है, जिसको ना तो लड़ाई झगड़ा पसंद है ना वॉर पसंद है, यानी कि अ पर्सन हु अपोजेस, जो विरोध करता है किसका? वायलेंस, यानी कि हिंसा का। जैसे गांधी जी करते थे हिंसा का विरोध, जो हिंसा का विरोध करता है और वॉर का विरोध करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या? पैसिफिस्ट। कंटेम्पररी कौन होता है? लिविंग टुगेदर, लिविंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। जैसे मैं हूं और आप हो जो मुझे देख रहे हो, हम लोग एक ही समय काल में तो जीवित है ना। आज से 100 साल पहले की बात करूं तो अलग लोग थे, तो आज से 100 साल व्यक्ति जो 100 साल पहले जो व्यक्ति जिंदा था वो और मैं कंटेम्पररी तो नहीं है, कंटेम्पररी हम और आप हैं, क्योंकि हम एक ही समय में एक ही टाइम पीरियड में हम लोग जी रहे हैं। तो लिविंग और हैपनिंग, लिविंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, ऐसे को क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी, यानी कि हम लोग क्या है आपस में? कंटेम्पररीज हैं, हम लोग आपस में क्या है? कंटेम्पररीज हैं। और सेलिब्रेट का मतलब कुआरा भी होता है, सेलिब्रेट का मतलब वैसे कुआरा भी होता है, और सेलिब्रेट का एक और मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस, जिसका कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। ठीक है। अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड, एक ऐसी जगह जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, जहां पर पानी को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। पानी को इकट्ठा करते हैं ताकि फ्यूचर में इमरजेंसी पड़ने पे उसको यूज किया जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्वारियम, रिजॉर्ट, सैनिटोरियम, रेजर्वोयर। तो आपने सुना होगा रेजर्वोयर, गांव देहात के अंदर कई जगहों के अंदर रेजर्वोयर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि बारिश का पानी इसमें क्या हो सके? इकट्ठा हो सके और बाद में उसको यूज किया जा सके, उसको बोलते हैं रेजर्वोयर्स। क्या बोलते हैं? रेजर्वोयर्स। एक्वारियम आपको पता है एक टैंक जैसा होता है ना, पानी भरा होता है, इसके अंदर क्या रखी जाती है? मछलियां।
कुछ लोग छोटे छोटे कछुए भी रख देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। रिसोर्ट आपको पता है, एक कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे लोग जाते हैं छुट्टियां बिताने या आराम करने के लिए, जहां पर स्विमिंग पूल होता है ना, जहां पर और अच्छी वादियां होती हैं, अच्छी अच्छा वहाँ का जो एम्बियंस होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। और सैनिटोरियम मतलब कोई भी लंबी बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो जगह होती है, जिस जगह पे उसका इलाज किया जाता है, ऐसी किसी जगह को क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो। एक्वेरियम, अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर फॉर कीपिंग एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव और पौधे हैं उनको एक टैंक के अंदर रखा जाता है, जो ट्रांसपेरेंट टैंक होता है, उस टैंक को क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। घरों में होता है ना, मछली रखते हैं लोग उसके अंदर। रिसोर्ट, अ रिक्रिएशनल फैसिलिटी, रिक्रिएशनल मतलब आप रिक्रिएट करते हो, फैसिलिटी को क्रिएट करते हो फॉर रिलैक्सेशन, ताकि आप रिलैक्स कर सको, एंड वेकेशन और छुट्टियां बिता सको। जैसे बोलते हैं ना कि यार छुट्टी में ना रिसोर्ट पे चलेंगे अपने, रिसोर्ट का मतलब जहां पे रिक्रिएशनल तरीके से चीजों को बनाया जाता है, स्विमिंग पूल होता है, थोड़ा सा आरामदायक चीजें वहां पर क्रिएट की जाती हैं। और सैनिटोरियम का मतलब होता है अ मेडिकल फैसिलिटी और हॉस्पिटल, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटल, किसके लिए, ट्रीट करने के लिए, किसको, क्रॉनिक इलनेसेस, यानी कि जो क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से चल रही हैं, क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से चलने वाली, लंबे समय से चलने वाली, लंबे समय से चलने वाली जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए जो प्लेस है, जो हॉस्पिटल है, उसे क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। दे अलाउड अस टू पाउडर बाय क्रशिंग, मतलब इसका आपको वन वर्ड बताना, मतलब किसी चीज को क्रश करके, क्रश का मतलब उसको कूट कूट के उसका पाउडर बना देना। जैसे हल्दी लिया, हल्दी को एक बर्तन में डाला और किसी चीज से कूट कूट के उसका पाउडर बना दिया, हल्दी का जो वो होता है पूरा, उसको लेके पाउडर बना, तो क्रश करके पाउडर बना देने का जो प्रोसेस है उसे एक वर्ड में क्या बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब क्या होता है, पीसना। जैसे आप लोगों के घरों में एक मशीन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मशीन को क्या बोलते हैं, मिक्सर एंड ग्राइंडर। एक तरह की मशीन होती है मिक्सर एंड ग्राइंडर, मतलब वो चीजों को मिक्स भी करता है और चीजों को पीसता भी है, तो मिक्सर एंड ग्राइंडर मशीन को बोलते हैं। तो ग्राइंडर मतलब जो पीसता है, तो ग्राइंड का मतलब पीसना, तो वही तो पूछ रहा है, किसी चीज को क्रश करके पाउडर बना देना, ठीक है। गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब होता है बढ़ाना या बढ़ना। जैसे भैया तुम्हारा वेट गेन हो रहा है, यानी कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है ना। ग्रीट का मतलब क्या होता है, स्वागत करना, ग्रीट का मतलब क्या होता है, स्वागत करना। और गेस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, हाँ कि ना। देखो गेन का मतलब टू द इंक्रीज और एक्विजिशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को इंक्रीज करना या इंक्रीज होना, या किसी चीज को एक्वायर करना, किसी चीज को क्या करना, एक्वायर करना। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। एक्वायर मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, हाँ कि ना। ग्रीट, टू वेलकम और एक्नॉलेज समवन, किसी को वेलकम करना, एक्नॉलेज करना, गुड मॉर्निंग सर, तो मैंने ग्रीट किया किसी को। गेस, टू एस्टिमेट करना, यानी कि अनुमान लगाना, और मेक एन एजम्पशन अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना, या फिर अज्यूम करना कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि भगवान जो सर्वशक्तिशाली है, क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिशाली, यानी कि उसके पास सारी शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकता है। सर्वशक्तिशाली, जिसके पास क्या है, सारी शक्तियां हैं, उसे क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब मौजूद होना, तो मौजूद होने की बात नहीं हो रही है। ओमनीसेंट, सिंस किससे बना है, ऐसे रिलेट करो साइंस से, तो साइंस मतलब जो सब जानता हो, साइंटिस्ट सब जानते हैं, तो यहाँ पर जानने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ताकत की बात हो रही है। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। प्रेजेंट समझ गए, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र, जो हर जगह मौजूद है, यानी कि भगवान। और ओमनिसेंट मतलब सर्वज्ञाता, जिसको सब चीज की जानकारी है, जो सब जानते हैं, यानी कि भगवान, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट तो अभी पीछे पढ़ा था आपने, याद है, आशावादी, एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो। ओमनी प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग और बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय में हर जगह मौजूद होना, यानी कि क्या बोलते हैं, सर्वत्र। बोलते हैं ना भगवान सर्वत्र है, यानी कि भगवान हर जगह है, सर्वत्र है। ऑप्टिमिस्ट आपको पता है। ओमनिसेंट, सर्वज्ञाता, मतलब जिसको सब पता है, भगवान से कुछ नहीं छुपता, भगवान को सब पता है, सर्वज्ञाता। हैविंग कंप्लीट एंड इनफाइनाइट नॉलेज, या नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ पता होना, तो ऐसे को बोलते हैं ओमनिसेंट। क्या बोलते हैं, ओमनिसेंट। याद रख लोगे मेरे भाई। कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क, किसी और के काम को चोरी कर लेना या कॉपी कर लेना। एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन, मतलब किसी के काम को, जैसे मान लो किसी ने एक पोएम लिखा या किसी ने कोई थीसिस लिखा और आपने उसके थीसिस को क्या कर लिया, चोरी कर लिया, और आपने बोला कि ये मेरा है, आपने क्या बोला कि ये मेरा है,
तो ये जो चोरी करने का प्रोसेस है, इस चोरी को, जो किसी का आर्ट चोरी करते हो, किसी की कला का कोई नमूना है उसको आप चोरी करते हो, है ना, आर्ट के क्षेत्र में बेसिकली किसी के आर्ट वर्क को, किसी के आर्ट वर्क को, चाहे उसकी पेंटिंग है, चाहे उसकी लिखी कविता है, चाहे उसका लिखा हुआ गाना है, उसके लिखे हुए लिरिक्स है, उसका बनाया हुआ कॉम्पोजिशन है। जैसे आपको पता है कि बॉलीवुड वाले बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के जो कंपोजर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स, वो किसी दूसरे गाने के म्यूजिक को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं और उसको अपना बता देते हैं कि हाँ मैंने कंपोज किया है। तो आर्ट के किसी भी नमूने को, आर्ट के किसी, आर्ट से रिलेटेड किसी भी चीज को, चाहे कोई लिखित रूप में चीज हो, चाहे गीत संगीत हो, चाहे कोई कविता हो, चाहे कोई लिरिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कॉपी करके चोरी करके आप अपना बता देते हो। तो ये जो कला की चोरी है, ये जो कला की चोरी है, इसे बोलते हैं प्लेगियरिज्म। क्या बोलते हैं? प्लेगियरिज्म। इसे बोलते हैं कला की चोरी। क्या बोलते हैं? कला की चोरी, है ना। किसी का आर्टवर्क आपने चुरा लिया, है ना। पॉलीगेमी, प्रेम्बल और एक्सटेम्पोर क्या मीनिंग है, देखते हैं ध्यान से। आ जाओ मेरे भाई। पहला है पॉलीगेमी, ठीक है, रूट वर्ड याद रखो, पॉलीज, पॉलीज का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत। इसी से बनता है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन, है ना। और गैमोस का मतलब होता है मैरिज। गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज। अब आप अगर इसको नहीं भी पढ़ते तो इसका आंसर बता देते। पॉलीगमी का मतलब मैनी मैरिजेस, यानी कि बहुत सारी शादियां। तो एक व्यक्ति जो बहुत सारी शादी कर लेता है, तो वो जो प्रोसेस है बहुत सारी शादी करने का, या फिर वो जो एक्ट है, वो जो एक्ट है बहुत सारी शादी करने का, उसे बोलते हैं पॉलीगमी। अ पर्सन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स या हस्बैंड्स, कोई भी अब ये चाहे हस्बैंड हो चाहे बहुत सारी वाइफ्स हो, यहां मैंने शादी की बात की है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पॉलीगमी मतलब मोर देन वन हस्बैंड या मोर देन वन वाइफ, ठीक है भाई। और मोर देन वन क्या? मल्टीपल बोलो, क्योंकि पॉली आ रहा तो मल्टीपल, पॉली है तो मल्टीपल। बाइगेमी अगर बोले, बाइगेमी क्या बोले? बाइगेमी। तो बाइगेमी का मतलब क्या है? टू मैरिजेस। बाइगेमी का मतलब क्या है? टू मैरिजेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, या तो जिसके दो हस्बैंड है, या तो एक ऐसी औरत जिसके या तो एक ऐसा आदमी जिसकी दो क्या है, वाइफ्स हैं, उसको बोलते हैं बाइगेमी, या उस एक्ट को क्या बोलते हैं? बाइगेमी। देखो बाई का मतलब क्या होता है? दो, पीछे बताया था मैंने, अगर आपको याद हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसी मोनोस का मतलब होता है एक या सिंगल। मोनोस का मतलब होता है एक, या फिर कह सकते हो सिंगल। तो अगर मैं मोनो के साथ में जोड़ दूं उसको, मैं कर दूं मोनोगेमी। क्या कर दूं मैं? मोनोगेमी। तो मोनोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा? मोनोगेमी का मतलब हो जाएगा वन मैरिज। ये बिल्कुल ठीक चीज है, बाकी चीजें गलत है, बिल्कुल गलत है। बाइगेमी, दो शादी नहीं करनी चाहिए। और पॉलीगेमी तो भैया खत्म चीज है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही खत्म है, करना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अगर मैं आपको एक वर्ड दे दूं, मैं आपको बोलूं मिसोगेमिस्ट, क्या बोलूं मैं? मिसोगेमिस्ट। इसका आंसर जरा लिखना तो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज करके। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी मिसो आ जाए, तो मिसो का मतलब होता है टू हेट। याद आया? जहां पर भी मिसो या मिसन, जहां पर भी मिसो या मिसन, याद रखना। ये नहीं याद है तो अब याद रखना। जहां पर भी मिसो या मिसन लग जाए तो उसका मतलब होता है टू हेट। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? वन हु हेट मैरिज, जिसको शादी पसंद नहीं है, जिसको शादी से नफरत है, जो चाहता है कि नहीं शादी मेरी कभी ना हो, उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगेमिस्ट। आ रहा है समझ में? हाँ कि ना? तो पॉलीगेमी समझ में आ गया। उसके बाद एक होता है आपका पॉलीएंड्री, एक होता है आपका पॉलीगिनी, एक होता है पॉलीएंड्री, एक होता है पॉलीगिनी। अभी आगे आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्रेम्बल का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रेम्बल का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है उसे क्या बोलते हैं? प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। तो प्रेम्बल का मतलब प्रस्तावना। एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी यानी कि शुरुआती स्टेटमेंट, दैट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट, जो हमें बताता है कि भाई आगे क्या क्या आपको कॉन्टेक्स्ट मिलने वाला है, क्या आपके पर्पस है, या फिर और अ ब्रीफ ओवरव्यू, मतलब आगे जो आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि आगे आप क्या पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दिया जाता है। तो उसी इंट्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्या? प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना। एक्सटेम्पोर, डूइंग समथिंग विदाउट प्लानिंग और प्रैक्टिसिंग, जब आप किसी भी चीज को करते हो बिना प्रैक्टिस के, जैसे आप कोई स्पीच दे रहे हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अ स्पीच डिलीवर्ड, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्लानिंग और विदाउट प्रैक्टिसिंग। आप कोई भी ऐसा काम कर देते हो जो बिना प्रैक्टिस के करते हो, या बिना प्लान किए करते हो, या कोई भी स्पीच आपने दे दिया बिना प्लान के या बिना प्रैक्टिस के, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, ठीक है। फेल टू फंक्शन नॉर्मली,
मतलब कोई चीज नॉर्मली फंक्शन कर रही है लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब जैसे कोई पंखा है, वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है लेकिन अचानक से फेल हो गया, यानी कि फंक्शन करना बंद कर दिया। यानी कि जो नॉर्मली जो फंक्शन करता है वो बंद कर दिया उसने होना, यानी कि उसमें क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, है ना। तो उस गड़बड़ को क्या बोलते हैं एक वर्ड में, मैल फंक्शन। जहां पर भी मैल लग जाए, MAL, तो मैल का मतलब समझ जाना क्या होता है, बुरा। जैसे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो वहां पर क्लियरली लिखा होता है कि किसी भी तरह का मैल प्रैक्टिस, किसी भी तरह का मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि कोई भी बुरा प्रैक्टिस, बुरा प्रैक्टिस का मतलब कोई नकल, है ना, या किसी प्रकार का किसी से हेल्प लेना, इधर उधर देखना, इसको बोलते हैं मैल प्रैक्टिस। तो किसी भी प्रकार का अगर आप मैल प्रैक्टिस करते हो, यानी कि बुरी प्रैक्टिस करते हो एग्जाम में, तो आपको एग्जाम से क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा कुछ साल के लिए, ठीक है। देखो मैल ट्रीट आ रहा है इसके अंदर, यानी कि किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना। तो मैल, मैल का मतलब पता लग गया, बुरा, तो बुरी तरीके से ट्रीट करना, समझ में आ रहा है। मैल फंक्शन यानी कि बुरी तरीके से फंक्शन करना, मतलब फंक्शन ना करना। ऐसे आपने सुना होगा मैल न्यूट्रिशन, सुना है, मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाएगा, कुपोषण। मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाएगा, कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। मैल का मतलब बुरा, यानी कि पोषण ठीक नहीं है, तो कुपोषण है। मैंगल और मैनिपुलेट का मतलब देख लो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैलट्रीट, टू ट्रीट समवन और समथिंग क्रूअली, यानी कि निर्दयता से, निर्दयी तरीके से, और विद वायलेंस यानी कि हिंसा से मैलट्रीट कर रहे हो आप किसी को। मैंगल का मतलब टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग बाय क्रशिंग या टीयरिंग या ट्विस्टिंग, किसी भी चीज को या तो क्रश करके यानी कि दबा के, किसी भी चीज को या तो फाड़ के, या किसी भी चीज को ट्विस्ट करके उसको क्या कर देना, बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोलते हैं मैंगल करना। क्या करना, मैंगल करना, ठीक है। मैनिपुलेट का क्या मतलब होता है, टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समवन और समथिंग क्लेवरली और अनफेयरली, किसी व्यक्ति को या तो कंट्रोल कर रहे हो आप या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी चीज को बड़ी चालाकी से और गलत तरीके से। होता है ना कि जैसे मैं किसी इंसान को मैनिपुलेट कर रहा हूं, यानी कि मैं जो चाह रहा हूं उससे करवाना वही मैं करवा रहा हूं, उसको पता भी नहीं चल रहा कि उसके साथ मैं बुरा कर रहा हूं। मैं ऐसी ऐसी बातें बोल रहा हूं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहा हूं कि वो जो मैं बोल रहा हूं वही कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वही कर रहा है, यानी कि मैं उसे क्या कर रहा हूं, मैनिपुलेट कर रहा हूं, मैं उसे क्या कर रहा हूं, मैनिपुलेट कर रहा हूं। आ रहा है समझ में। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान के चलो व्यक्ति ने क्राइम कर दिया, उसके खिलाफ जो सबूत मिले वो सारे के सारे सबूत रिकॉर्ड रूम में पुलिस के पास रखे हैं, लेकिन पुलिस का एक आदमी उस अपराधी से मिला हुआ, क्योंकि वो अपराधी जो पैसे वाला है, तो उससे पैसे लेकर पुलिस वाले ने क्या किया, जो सबूत है उसे मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट का मतलब उससे छेड़छाड़ कर दिया। तो मैनिपुलेट का मतलब क्या है, छेड़छाड़ करना। मैनिपुलेट का मतलब क्या है, छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करना, ठीक है। मैनिपुलेट करना मतलब छेड़छाड़ करना, या अपने फायदे के लिए अपने तरीके से इस्तेमाल करना किसी को, या किसी से कुछ करवाना, मैनिपुलेट करना। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो नक्शे बनाने में माहिर है, जो नक्शे बनाने में क्या है, माहिर है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग मैप्स। कैलीग्राफर, क्यूरेटर, क्यूरेटर तो आप पढ़ चुके हो, याद करो, किसी भी म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसे क्यूरेटर बोलते हैं, आ चुका है पहले, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था, ग्राफियन का मतलब क्या होता है, लिखना, टू राइट, याद है, टू राइट या ड्रॉ, टू राइट या ड्रॉ, याद है। तो उसी से बना ग्राफर, लिखने वाला या ड्रॉ करने वाला। तो कार्टोग्राफर का मतलब जो क्या करता है, चार्ट्स या मैप्स बनाता है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। मैप्स या चार्ट्स, मैप्स या चार्ट्स, ठीक है भाई। बाकी की मीनिंग देखो क्या है, क्यूरेटर का तो पता ही है आपको, अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। कैलीग्राफर, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। जहां पर भी लग जाना कैली, इस कैली का मतलब होता है अच्छा, इस कैली का मतलब क्या होता है, अच्छा। और जहां पर भी लग जाए कैको, इस कैको का मतलब होता है बुरा, कैको का मतलब क्या होता है, बुरा। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। कैली लग रहा है तो कैली का मतलब अच्छा, किससे बनता है, कैलोस, कैलोस का मतलब अच्छा होता है, एक रूट वर्ड है। और कैकोस, कैकोस का मतलब होता है बुरा। तो कैली, कैलोस से क्या बना, कैली, कैकोस से क्या बना, कैको। तो जहां पर भी कैली लग जाए, कैली का मतलब होता है अच्छा, और कैको का मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है। तो कैलीग्राफर यानी कि ग्राफर का मतलब लिखने वाला, तो जो अच्छा लिखने वाला है, जिसकी राइटिंग अच्छी है, उसे बोलते हैं कैलीग्राफर, जो होता है ना अच्छा अच्छा बना बना के ऐसे ऐसे लिखता है अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में। अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और कैकोग्राफर, अ पर्सन विद पुअर हैंड राइटिंग और स्पेलिंग, या तो जिसकी हैंड राइटिंग गंदी है या जिसको स्पेलिंग वगैरह नहीं आती, गलत शलत स्पेलिंग जो है वो लिखता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर। ऑल क्लियर भाई। इजिली सेट ऑन फायर, कोई ऐसी चीज जो जल्दी आग पकड़ लेती है ना, आग के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ऐसी चीज को बोलते हैं इनफ्लेमेबल। क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल,
बाकी की मीनिंग क्या है? इनफ्लेमेबल समझ में आ गया, जो जल्दी फ्लेम्स पकड़ ले। फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? लपटें। फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? लपटें, आग की जो लपटें होती हैं, तो जो जल्दी फ्लेम्स को पकड़ ले उनको क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल। क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल। इनॉक्यूस का मतलब क्या है? अहानिकर, या फिर कह सकते हो हानि ना हो, कोई ऐसी चीज जिससे कोई हानि ना हो, जिससे कोई नुकसान ना हो। नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, कोई ऐसी चीज जिससे कोई हानि कोई नुकसान किसी तरह का ना हो, उसको बोलते हैं इनॉक्यूअस। क्या बोलते हैं? इनॉक्यूअस। इंग्रेन्ड का मतलब होता है डीपली एस्टैब्लिश्ड और रूटेड इन द माइंड और कैरेक्टर। इंग्रेन्ड का मतलब होता है किसी कैरेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाना। जैसे कई बार एक्टर्स बोलते हैं ना, कुछ फिल्में करने के बाद जब उनकी फिल्म हिट हो जाती है और काफी उनके रोल की तारीफ होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इस कैरेक्टर में पूरा घुस गया था, मेरे माइंड में सिर्फ वही चलता था, मतलब मैं पूरी तरीके से क्या था? इंग्रेन्ड था। मैं पूरी तरीके से क्या था उसमें? इंग्रेन्ड। डीपली एस्टैब्लिश्ड और रूटेड इन द माइंड, आपके माइंड में कोई चीज पूरी तरीके से क्या हो जाए? एस्टैब्लिश हो जाए या रूट हो जाए, या फिर आपका कैरेक्टर में, आपके कैरेक्टर में, आपके माइंड में, उसको बोलते हैं इंग्रेन्ड। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल या हार्मफुल, जिसको बोलते हैं द्वेषजनक। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके प्रति क्या है? द्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, या आपका नुकसान कर सकती है, उसे बोलते हैं इनिमिकल, यानी कि हानिकारक। क्या बोलेंगे? हानिकारक। यानी कि ये दोनों आपस में एंटोनियम हो सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब है हानि नहीं है, इसका मतलब है हानिकारक है, यानी कि हॉस्टाइल या हार्मफुल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रु। ठीक है। साइमन इज अफ्रेड ऑफ क्लोज्ड स्पेस, अभी बताया था मैंने, जो क्लोज्ड स्पेसेस से डरता है उसे क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिक। बताया था क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो उससे क्या बन गया? क्लॉस्ट्रोफोबिया। जेनोफोबिया बताया था, अंग्रेजों से या विदेशियों से या अपने समुदाय से बाहर किसी को देखकर डरता है, अजनबियों को देखकर डरता है। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। इकोफोबिया देखो क्या है? इकोफोबिया, द फियर ऑफ नेचर, मतलब घर से बाहर निकलता ही नहीं है, नेचर देखते, पेड़ पौधे देखते ही ये क्या हो रहा है? डरना। ऐसा भी डर होता है भाई, इकोफोबिया कहते हैं उसे। बाकी दोनों आपको पता है। ठीक है। मैंने भी आपसे एक फोबिया पूछा था, एक्रोफोबिया। आंसर लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो अभी लिख दो पॉज करके। When I was in class 5, I won the first prize in extempore. अभी अभी आया था extempore, अभी अभी आया था extempore, दिखा दूं? रुको, मैंने इसलिए कहा था कि नहीं, जो मैं लिखवाता हूं ना वो आप याद करो। मैं इसलिए कहा था कि जो मैं लिखवाता हूं वो आप याद करो। देखो, एक्सटेम्पोर, किसी चीज को करना विदाउट प्लानिंग या विदाउट प्रैक्टिस करना, बताया था ना। या कोई स्पीच डिलीवर करते हो बिना प्रैक्टिस या बिना तैयारी के। तो यहां पर आपसे वही पूछ रहा है, एक्सटेम्पोर का क्या मतलब है? अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, इसलिए मैंने वहां पर स्पीच लिखवा दिया था। एक स्पीच जो आप बिना प्रिपरेशन के या बिना रिहर्सल के देते हो, खत्म। ठीक है, लिखा हुआ वही देखो। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज, एक ऐसी गाड़ी जो स्पेशली बनी है डेड बॉडीज को ले जाने के लिए शमशान तक, हॉस्पिटल से शमशान तक या किसी के घर से शमशान तक, जो डेड बॉडीज को कैरी करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेयर्स। क्या बोलते हैं? हेयर्स। ठीक है। कॉफिन क्या होता है? एम्बुलेंस क्या होता है? कॉर्प्स क्या होता है पता है आपको? एम्बुलेंस जो मरीजों को लेके जाता है। द व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल, जो बीमार या घायल लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है। कॉफिन का मतलब आपको पता है? लकड़ी का ताबूत जिसके अंदर व्यक्ति को रख के जमीन में दफनाया जाता है। अब बॉक्स यूज्ड फॉर बेरिंग, बेरिंग मतलब दफन करना, दफन करने के लिए यूज करते हैं, एक बॉक्स होता है। और क्रिमेटिंग डिजीज बॉडीज, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं, डिजीज का मतलब मरे हुए, डिकीज का मतलब मरे हुए, जो मरे हुए लोगों की बॉडीज को दफनाने के लिए जो लकड़ी का बॉक्स होता है उसे बोलते हैं कॉफिन। क्या बोलते हैं? कॉफिन। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? मुर्दा या लाश। कॉर्प्स का मतलब मुर्दा या फिर लाश। ठीक है। द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, कॉर्प्स। ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू अ कंपनी, राजीव हैज अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब थकावट, मेंटली या इमोशनली थकावट जो हो जाती है, कॉज्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब माहौल की वजह से, सर्कमस्टांसेस हालातों की वजह से जब आपको बहुत ज्यादा मेंटल क्या हो जाए, स्ट्रेन हो जाए, थकावट हो जाए, तनाव हो जाए, तो उस तनाव को क्या कहा जाता है? उसी को तो स्ट्रेस कहा जाता है बंधु। माहौल की वजह से या काम की वजह से जो आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है, जो आप मानसिक या इमोशनल तरीके से क्या हो जाते हो? स्ट्रेंड हो जाते हो, थकावट आपके अंदर पैदा हो जाती है, उसी को बोला जाता है स्ट्रेस। ठीक है। रिलेक्टेंस का मतलब क्या है? अनिच्छा, यानी कि किसी भी काम को करने के प्रति अगर आप अनिच्छुक हो
तो आप क्या हो, रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, यानी कि आप किसी काम को करने के प्रति इच्छुक नहीं हो। तो वही जो अनिच्छा है उसी को बोलते हैं रिलक्टेंस, यानी कि अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, मतलब किसी भी काम को करने के प्रति अनविलिंगनेस, मतलब मन नहीं है करने का। पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, किसी भी कानून को तोड़ने के लिए, नियम को तोड़ने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए जो आपको पनिशमेंट मिलती है उसको बोलते हैं पेनल्टी। गेम्स के अंदर भी होता है, रियल लाइफ के अंदर भी होता है पेनल्टी, है ना। डिप्रेशन, अब मूड डिसऑर्डर, मतलब आपका जो मूड है ना उसमें डिसऑर्डर हो गया, मतलब उसमें अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आ गया, मतलब आपका जो मूड है वो ऑर्डर में नहीं है, वो क्रम में नहीं है, कभी भी मूड बदल जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। दैट कॉजेज अ परमानेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, और उसी की वजह से आप लगातार क्या रहते हो, सैड रहते हो। डिप्रेशन, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, असल में देखा जाए तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि कैंसर तो कुछ लोगों को होता है लेकिन डिप्रेशन बहुत सारे लोगों को होता है, अंदर अंदर डिप्रेस्ड होते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। और डिप्रेशन इतना ज्यादा खतरनाक बीमारी है कि लोगों की जान भी ले लेता है, तो ये भी जानलेवा एक बीमारी है डिप्रेशन, ठीक है। तो मानसिक तनाव या मूड का ऐसा डिसऑर्डर जिसकी वजह से आप क्या रहते हो, बीमार रहते हो, अक्सर आप उदास रहते हो, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हो गया, ये 46 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 47 है, 47। A book where names and addresses of people living in an area are kept, मतलब एक ऐसी किताब जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके नाम लिखे होते हैं, ठीक है, उनके एड्रेस लिखे होते हैं और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं। रोबोट मूवी देखिए, सैलून के अंदर बैठे होते हैं वो लोग, देखा होगा, तो रोबोट को किताब देता है वो पढ़ने के लिए, तो क्या होती है वो, यही तो होती है डायरेक्टरी, ऐसे करके करता है, ऐसे करके और रख देता है, तो लोगों को लगता है मजाक कर रहा है, तो 2-3 लोग पूछते हैं अच्छा तुमने सारा पढ़ लिया, चलो मेरा नाम ये है, बताओ मेरा एड्रेस क्या है, तो वो बता देता है फटाफट से। तो ऐसी जो किताब होती है जिसमें लोगों के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस लिखे होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, है ना। कुछ लोग उसको टेलीफोन डायरेक्टरी भी कहते हैं, टेलीफोन निकालने के लिए, टेलीफोन नंबर निकालने के लिए। बाकी की मीनिंग क्या बंधु, डायरी, अ बुक इन विच वन कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, जो आपका डेली इवेंट है या जो डेली चीज आप एक्सपीरियंस करते हो उसे आप एक बुक के अंदर लिखते हो, उसे बुक को डायरी कहते हैं, हाँ कि ना। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स और ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, एक ऐसी किताब जिसके अंदर जानकारी मिलेगी आपको सारे सब्जेक्ट्स की, मतलब किसी एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की जानकारी आपको एक ही किताब में मिल जाती है, और ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो अलग अलग पहलू हैं वो सारा ज्ञान आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ऐसी किसी किताब को क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। और लाइब्रेरी आपको पता ही है, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर मटेरियल्स मेड अवेलेबल फॉर पीपल टू बोरो, या तो लोग उसको बोरो कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और यूज फॉर रेफरेंस, ये लोग रेफरेंस के लिए देख के यूज करके फिर उसको वापस रख सकते हैं। तो ऐसी जगह को बोलते हैं लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। डिस्पाइट बीइंग हिज कॉम्पिटिटर जॉन वॉज जेनरस एंड फॉरगिविंग। जेनरस का मतलब होता है दयालु, और फॉरगिविंग का मतलब क्या होता है, माफ कर देने वाला। मतलब एक व्यक्ति जो दयालु है, जो माफ कर देता है दूसरों को, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैग्नैनिमस। क्या बोलते हैं, मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस का मतलब दयालु। काइंड हार्टेड, क्या बोलते हैं, काइंड हार्टेड, दूसरों को माफ करने वाला। बाकी के देखो, ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब है अनसेल्फिशली डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अनसेल्फिश है, मतलब अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता रहता है हमेशा, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑल्ट्रिस्टिक, यानी कि परोपकारी। क्या बोलते हैं, परोपकारी। देखो ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। तो जो ऑल्ट्रिस्टिक है वो अदर्स के बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है ना। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, दूसरा। आपने इससे सुना होगा ना कि जैसे कि हर ऑल्टरनेट डे पे क्लास होगी, बोलते ना लोग, हर ऑल्टरनेट डे पे क्लास होगी, तो ऑल्टरनेट का मतलब हर दूसरे डे पे, आज हुई तो कल नहीं होगी, दूसरे डे पे होगी, फिर दूसरे डे पे होगी, फिर दूसरे डे पे, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। फेंट हार्टेड, ऐसी एक ऑल्टरनेटिव भी होता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, तो ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि नहीं ये वाली चीज नहीं चाहिए, दूसरी चीज चाहिए, तो दूसरे से संबंधित तो है ऑल्टरनेटिव, तो इसमें भी तो ऑल्टर आ रहा है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। फेंट हार्टेड का मतलब कमजोर दिल वाला, फेंट हार्टेड। लैकिंग करेज, जिसके अंदर साहस की कमी है। वेनमस का मतलब क्या होता है, जहरीला। वेनमस का मतलब क्या होता है, जहरीला।
एक्सट्रीमली पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब वही जहरीला, और इंजीरियस जो बहुत ज्यादा क्या है, इंजीरियस यानी कि हानिकारक है, बहुत ज्यादा जहरीला, उसको बोलते हैं वेनमस। समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कॉन्कर्ड, कोई ऐसी चीज जिसको आप इजिली कॉन्कर नहीं कर सकते, आप इजिली उसको हरा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। थैनोस बोलता है ना मूवी के अंदर, आई एम इनविंसिबल, मतलब मुझे कोई हरा नहीं सकता। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, हराना, जिसको कोई हरा नहीं सकता उसको बोलते हैं इनविंसिबल। बाकी की मीनिंग देख लो भाई। फ्राइटनिंग का मतलब क्या है, डरावना, फ्राइटनिंग का मतलब क्या है, डरावना। मेकिंग समवन अफ्रेड और एंग्शियस, या तो किसी को डरा देना या किसी को चिंता में डाल देना, तो उसको बोलते हैं कि भैया आपने मुझे क्या कर दिया, आपने मुझे फ्राइटन कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, गिवन या फेल्ट या डन इन रिटर्न, मतलब किसी ने आपके लिए कुछ किया और बदले में आपने भी उसके लिए या तो कुछ कर दिया या उसको कुछ दे दिया या उसके लिए कुछ आपने फील कर लिया, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो ना, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान कह सकते हो, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, आदान प्रदान, कि जो गया वो आया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, फॉर्मली फिक्स्ड, स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर, स्टेबल का मतलब क्या है, स्थिर, फॉर्मली फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है, जो स्थिर है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसको बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं, स्टेबल, बोलते हैं ना स्टेबल यानी कि स्थिर, शांत। द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों की बीमारियां ठीक करता है भैया, एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों की बीमारी को ठीक करता है, तो ऐसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं क्या, ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। अभी पीछे मैंने आपको बताया था जहां पर भी गायनी दिख जाए तो गायनी का मतलब क्या होता है, फीमेल, तो गायनिकोलॉजिस्ट का मतलब ऐसे डॉक्टर जो फीमेल की जो बीमारियां होती हैं उनको क्योर करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या मतलब होता है, देखो, ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है फिजिशियन दैट स्पेशलाइजेज इन डिलीवरिंग बेबीज, एक ऐसा डॉक्टर या फिजिशियन जो एक्सपर्ट होता है बच्चों की डिलीवरी में, मतलब जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं जो डिलीवरी को एग्जीक्यूट करते हैं उनको बोलते हैं क्या, ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। एंड केयरिंग फॉर पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर दे गिव बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रेगनेंसी कराने में हेल्प करते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी पूरा बताते हैं, तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर स्किल्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विमेन्स डिजीजेस, औरतों की जो बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग इंजरीज, जो खास करके इंजरीज को ट्रीट करते हैं, एंड कंडीशंस दैट इंपैक्ट मूवमेंट, मतलब आपके शरीर के मूवमेंट को इंपैक्ट करने वाला कोई भी कंडीशन है उसको वो ट्रीट करते हैं, सही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, यानी कि कोई भी अगर प्लेयर जख्मी हो जाता है या उसको कोई मोच आ जाती है या ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो जाती है या ऐसा कुछ भी कंडीशन हो जाता है जो उसकी मूवमेंट को इंपैक्ट करता है या उसको कोई इंजरी दे देता है, तो फटाफट से वो देखा होगा अपने फील्ड पे आते हैं, पैर वैर पकड़ के कुछ ठीक करते हैं, इंजरी वगैरह को ठीक करते हैं और उनको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। तो हम लोगों ने कहने के लिए तो देखा जाए तो हम लोगों ने 50 तक किया, हाँ कि ना, लेकिन अब आप दिल से बताओ क्या हम लोगों ने 50 किया, हम लोगों ने 50 किया, और हर ऑप्शन के जो हर क्वेश्चन के जो 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन है हम लोगों ने वो भी किया, यानी कि 50 या 150। अब मान के चलो 150 में से कुछ कॉमन भी होंगे तो मैंने 10 निकाल दिए, मैंने क्या कर दिए, 10 निकाल दिए, यानी कि 200 में से 10 निकाल दिए, तो यानी कि आज की क्लास में आपने 190 वन वर्ड्स पढ़ लिए, 190 वन वर्ड्स आपने याद कर लिए। अगली क्लास में और ज्यादा कराऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही मैं आपको बता रहा था कि एक एक ऑप्शन को भी आपको याद करना है।